थैंक यू, मुझे यस मिल गया। तो आज के इस जीटीपी ट्रेनिंग में आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। आज का इस ट्रेनिंग आज एक हर एक दिन हर एक वीक हम अलग अलग स्पीकर से हम फिर से ज्वाइन होते हैं। तो आज एक होनर लीडर हमारे साथ हैं, जो गुजरात से हैं, जिनका नाम है निशांत पटेल जी। वो आईटीसी और एमरोल्ड रैंक में हैं। तो आज रेडी हैं, यंग एंड डायनेमिक लीडर गुजरात से, जिन्होंने इस बिजनेस में बहुत अच्छा वो हासिल किया है अचीवमेंट। तो कैसे करे, कैसे किया उन्होंने, इस ट्रेनिंग सेशन में आपको पूरा डिटेल बताएंगे। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए प्लीज हेल्प मी वेलकम निशांत पटेल सर फ्रॉम गुजरात। तो निशांत जी, अगर मेरा वॉइस आपको आ रहा है तो मैं आपको वेलकम करता हूँ सर। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, मेरा आवाज़ सही आ रहा है सर? हाँ, आ रहा है सर। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के हमारे बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। और सबसे पहला, मेरी बात शुरू करने से पहले मैं हमारे एमआई मैनेजमेंट को शुक्रिया बोलना चाहूंगा, क्योंकि आज मुझे मौका दिया आप सभी लोगों के साथ रूबरू होने का। मौका दिया मुझे आप सभी लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस को, मेरा जर्नी को शेयर करने का। तो बने रहिएगा मेरे साथ। आने वाले 1.5 घंटे में मैं मेरा जर्नी में मेरा एक्सपीरियंस जो है आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। तो बहुत लिमिटेड समय में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हम। आप आज का हमारा बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। और जो लोग मुझे जूम पे सुन रहे हैं और जो लोग मुझे यूट्यूब के ऊपर सुन रहे हैं, सभी लोगों को मेरा वंस अगेन नमस्कार है, हार्टली वेलकम है आज के जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। और हम आगे बढ़े उससे पहले बहुत सारे लोग शायद मुझे नहीं जानते होंगे, तो मैं आज का मेरा ट्रेनिंग का शुरुआत मेरा परिचय से करना चाहूंगा। तो मेरा नाम, जैसे सर ने ऑलरेडी बताया, मेरा नाम निशांत पटेल है और मैं गुजरात के एक छोटे से गांव मोड़ासा से बिलोंग करता हूं। और वहीं से आप लोगों के साथ आज बात कर रहा हूं। और आज मैं कंपनी का आईटीसी प्लस एमरल्ड रैंक के ऊपर मैं आज काम कर रहा हूं। और इस बिजनेस में आने से पहले बाय प्रोफेशन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। और आज मैं बोलूंगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, क्योंकि आज मैं ये बोलूंगा कि मैं आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं, मैं आज बड़े गर्व के साथ, बड़े प्राउड के साथ बोलता हूं कि मैं एमआई का आईटीसी आज हूं। और जैसे जैसे हमारी कंपनी का भी सेकंड जनरेशन, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन भी ऑलरेडी इस बिजनेस में आके काम करना चालू किया, वैसे ही मैं एग्जाम्पल हूँ सेकंड जनरेशन का। क्योंकि इस बिजनेस को आज से 11 साल पहले मेरे पापा ने शुरू किया था, और उसके बाद मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। और आज मैं और मेरे पापा दोनों इस बिजनेस को बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ आज इस बिजनेस को हम कर रहे हैं। तो जैसे लोग बोलते हैं ना कि ये हमारे फैमिली डॉक्टर है, वैसे हम आज बड़े प्राउड के साथ बोलते हैं कि एमआई हमारा फैमिली बिजनेस है। तो आज मैं मेरा जर्नी, जो 11 साल का जर्नी मैंने और मेरे पापा ने जो तय किया, वो जर्नी मैं आप सभी लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा, ताकि बहुत सारे लोग शायद मेरे जैसे रहेंगे तो आप लोगों को आप रिलेट कर पाओगे मेरा जर्नी के साथ। बहुत सारी चीजें हो सकता है मेरे जैसे बहुत सारे लोग बैठे होंगे। तो सबसे पहला मैं मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस में कैसे आए और आज कहां तक पहुंचे और क्या अचीव किया और कैसे अचीव किया। ये सारी चीजें हम आज के 1.5 घंटे के अंदर बहुत सारा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला मैं मेरा जर्नी के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि जब तक मेरा पढ़ाई चल रहा था, 10वीं में था, तब तक मेरा बहुत अच्छा लाइफ था, क्योंकि मेरे पापा एक गवर्नमेंट प्रोफेसर प्रोफेसर थे। उनका बहुत अच्छा जॉब चल रहा था। और उस जॉब के दौरान आज से करीबन करीबन 25 साल पहले, 2000 के साल में, एक ऐसे ही नेटवर्क बिजनेस के अंदर उन्होंने काम शुरू किया। काम अच्छा चलने लगा और उस टाइम भी मेरे पापा ने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के इस नेटवर्क इंडस्ट्री को अपनाया था, फुल टाइम काम करना चालू किया। और काम करते करते 1.5-2 साल हुए, पर अचानक से कोई प्रॉब्लम आया और कंपनी बंद हो गया। और जिसकी वजह से हमारा पूरा फैमिली एक प्रॉब्लम में आ चुका था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ चुका था। बहुत सारा दिक्कतें, बहुत सारा प्रॉब्लम फैमिली में आना स्टार्ट हो गया था। और हुआ ये कि जो भी जिस गांव में अभी रहते हैं, मुड़ासा के अंदर, उस गांव में हमारा बंगलो था, गाड़ी था, एक बाइक था, बहुत सारा चीजें था। पर ये एक ऐसा सिचुएशन आया कि मेरे पापा ऑलरेडी जॉब छोड़ चुके थे।
जो कंपनी में काम कर रहे थे वो कंपनी भी बंद हो चुका, उसमें 12 लाख के चेक नहीं मिले, 15 लाख का कर्जा हो गया था, मतलब टोटल 27 लाख के लॉस में आ गए थे। तो हुआ परिस्थिति ये 2000 के साल में कि मतलब पूरा जो घर था, गाड़ी था, सब कुछ बिक चुका था। और एक ऐसा टाइम आया कि मेरे पापा की जेब में सिर्फ 10 रुपये बचे थे। ऐसा टाइम मेरी जिंदगी में मैंने देखा था जब मैं 10वीं में था। तो धीरे धीरे करके मेरे पापा ने जैसे तैसे करके ये काम को, फैमिली को संभालना चालू किया। और 2002 आते तक हमारा जो फैमिली एक अच्छा बंगलो में रहता था, गाड़ी में घूमता था, वो सारा फैमिली एक रेंट के किराए के घर में चला चला चुका था। और हमारे पास 2002 की साल में सिर्फ बताने के लिए सिर्फ एक ही चीज बचा था, जो हम बता बता सकते हैं कि ये सिर्फ एक ही चीज है जो हमारे नाम पे है। तो और एक छोटा सा एक स्कूटी, बस यही हमारे नाम पे था। तो वापस मेरे पापा ने एक ट्यूशन क्लासेस से मेरा पापा ने वापस से थोड़ा करियर स्टार्ट किया। और 2002 में मेरा 2004 में मेरा 12th साइंस कंप्लीट हुआ। उसके बाद मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मेरा एडमिशन हुआ। और जैसे तैसे करके मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया, और 6 साल तक एक किराए के घर में रहते थे, और सिर्फ एक ही चीज हमारे फैमिली में बचा था, और वो था एक छोटा सा ये स्कूटी। और 2008 में मैंने मेरा ग्रेजुएशन खत्म किया। उसके बाद मेरा करियर मैंने अहमदाबाद से शुरू किया। मेरा पहला जॉब अहमदाबाद में वोडाफोन कंपनी के अंदर था। 6 महीना वोडाफोन कंपनी में काम किया। उसके बाद मुझे अहमदाबाद में ही आईटी कंपनी में जॉब मिला। जॉब वहां पे स्टार्ट किया। और एक छोटा सा एक और अचीवमेंट हमारी फैमिली में हुआ, और मैं बोलूंगा उस अचीवमेंट को आज अगर शायद मर्सिडीज भी बोले, उससे कई गुना ज्यादा अचीवमेंट वो हमें बहुत अच्छा लगता था। कि 2008 में जब मेरा एक छोटा सा करियर स्टार्ट हुआ, तो मैंने और मेरे पापा ने मिलके एक सेकंड हैंड बाइक खरीदा था। तो ये उस टाइम पे बहुत बड़ा अचीवमेंट लगता था, क्योंकि ये भी एक कोई मर्सिडीज या कोई गाड़ी से कम नहीं लगता था, क्योंकि उस टाइम पे कुछ बचा ही नहीं था। तो जो कुछ बताने के लिए, तो एक छोटा सा 2008 में बाइक शुरू किया, बाइक से हमारा सफर शुरू किया मैंने और मेरे पापा ने। और आज 2 साल तक यही एक इकलौता व्हीकल था जिसके ऊपर हमारा सफर शुरू हुआ। और इसके बाद हमने एक छोटा सा एक गाड़ी 2010 में परचेज किया, और परचेज इसीलिए किया क्योंकि मेरा शादी 2010 में था। और एक चीज बहुत अच्छे से करीब से समझ में आ चुका था कि जब पैसे नहीं रहते तो कोई अपने नहीं रहते। तो बहुत सारी ये चीजों को मैंने नजदीक से उस टाइम पे देखा था, जब मेरा ग्रेजुएशन था, मेरा करियर स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे। तो जैसे तैसे करके जुगाड़ करके, क्योंकि कमाने वाले मैं और मेरे पापा दो लोग थे, तो जैसे तैसे जुगाड़ करके कुछ ज्वेलरी था बैंक में रख के, और एक गाड़ी को परचेस किया। तो एक छोटा सा सीएनजी गाड़ी था, और उस टाइम पे एक छोटा सा पुराना एक फ्लैट 4,65,000 रुपए में, आज मुझे याद है, आज से कुछ साल पहले मेरे पापा ने परचेस किया था। एक पुराना फ्लैट था, तो वहां पे हम रहते थे। और 2010 में मेरा शादी था। और उसके बाद ये गाड़ी से और एक पुराने फ्लैट से मेरा सफर शुरू हुआ करियर का। और उसके बाद एक मौका मिला माई लाइफ स्टाइल को देखने का, समझने का, जानने का। और इस मौके को देखने के बाद जो शुरू किया इस काम को, और एक चीज देखने के बाद समझ में आ चुका था कि अब से अगर कोई जो हमारी जिंदगी बदल सकती है, तो बस यही एक प्लेटफॉर्म है कि यहाँ से वापस हमारी जिंदगी बदल सकती है। तो जब से शुरू किया तब से कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं, कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। इस काम को लगातार करते रहे। जो भी हमारे अप्लायंस है, जो भी हमारी कंपनी का मैनेजमेंट है, जो भी सिस्टम हमको दिया गया, उस सिस्टम को फॉलो करते गए। तो आज कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। तो इस काम को शुरू करने के बाद सबसे पहला टारगेट, एक छोटा सा टारगेट हमने बनाया। क्योंकि काम करने वाले मैं और मेरे पापा थे, दो लोग, गाड़ी एक था, तो कभी कभार बहुत सारा प्रॉब्लम्स रहता था। तो सबसे पहला एक टारगेट बनाया कि इस बिजनेस को शुरू करने के बाद सबसे पहले एक छोटा सा गाड़ी, एक छोटा सा सूटकेस हम जिसको बोलते हैं, जिसमें बैठ के हम कहीं जा सकते हैं और पूरा फील्ड अच्छे से कर सकते हैं। तो टारगेट बनाए, गाड़ी लेना है, इस बिजनेस को दिल से किया। और मेरा पहला गाड़ी एक एक 4.5 लाख का i10 गाड़ी उस टाइम पे मैंने परचेस किया। और ये मेरे दोनों गुरु, एक मेरे पापा और दूसरे हमारे डायमंड नीलेश पटेल सर है, दोनों को आशीर्वाद से एक गाड़ी को परचेस किया। ये मेरा इस इंडस्ट्री का पहला एक छोटा सा अचीवमेंट था। और उसके बाद ये सिलसिला कभी रुका नहीं। उसके बाद एक और गाड़ी को परचेस किया, दूसरा गाड़ी को परचेस किया, उसके बाद ये एक तीसरा गाड़ी को मैंने परचेस किया। और अभी रिसेंटली आज से 1.5 महीने पहले मेरा एक 36 लाख रुपए का टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस टॉप मॉडल 36 लाख का परचेस किया। तो आज एक सेकंड हैंड एक स्कूटी, एक सेकंड हैंड बाइक से मेरा करियर शुरू हुआ। और आज मैं और मेरा फैमिली पूरा इस गाड़ी को एंजॉय कर रहे हैं। आज से 1.5 महीने पहले ही अचीव किया। और जिस गांव में सब कुछ चला गया था, किराए के घर में चले गए थे,
आज उसी गांव के अंदर आज मेरा प्रॉपर्टी, जिस घर से मैं आप लोगों के साथ अभी बात कर रहा हूं, वो करीबन 1 करोड़ का वैल्यू का आज वो घर है। 2 फ्लैट को परचेस किया और 2 फ्लैट को मिला के एक लग्जरियस 4 BHK एक फ्लाइट को बनाया, डिजाइन किया। और आज इस घर को नाम ही हमने लक्ष्यम दिया है, और हमारा लक्ष्य भी है डायमंड तक जाना। तो आज हमारे घर के साइन बोर्ड पे ही अगर देखेंगे तो फोटो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो वहां पे डायमंड का सिंबल, जैसे ही घर पे आते हैं सबसे पहला हमें डायमंड का सिंबल दिखता है। तो ये आज जिस घर से मैं बात कर रहा हूँ, तो आज उस घर का कीमत 1 करोड़ का कीमत आज उस घर का है। और जिस गांव में रहता हूँ, उस गांव का सबसे प्रीमियम प्रॉपर्टीज भी आज यही है। तो आज वहीं से मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, और इसी के साथ एक छोटा सा आज 45 लाख के आसपास का एक प्लॉट खरीदा, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है। उसके अलावा वडोदरा के अंदर कुछ छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी है। तो आज मैं बोल सकता हूँ, जिस गांव में एक 4.5 लाख रुपए का एक सेकंड फ्लैट को खरीदा था और वहां से शुरू किया था, आज उसी गांव में सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म की वजह से आज 1.5 करोड़ से ज्यादा का मेरा प्रॉपर्टी आज इसी गांव में हो चुका है। और इसी के साथ बहुत सारे लोगों का जो ड्रीम रहता है कि फॉरेन घूमना, तो इसी बिजनेस के माध्यम से अगर मैं बोलूं तो 2016 से मुझे जिंदगी में पहली बार एक फॉरेन देखने का मौका मिला। तो ये 2016 में मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप था, उसी का दूसरा इंटरनेशनल ट्रिप 2016 में, तीसरा 2016 में, 2017 में मेरा चौथा इंटरनेशनल ट्रिप, पांचवा इंटरनेशनल ट्रिप 2018 में, छठा इंटरनेशनल ट्रिप 2018 में, सातवां इंटरनेशनल ट्रिप 2019 में, और आठवां इंटरनेशनल ट्रिप 2019 में। और इसी के बाद थोड़ा सा कोविड आया, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ब्रेक लग गया। तो जैसे ही सारे रिस्ट्रिक्शन हटे, वापस से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। मेरा 9th इंटरनेशनल ट्रिप 2022 में, 2022 में 10th इंटरनेशनल ट्रिप 2023 में, फैमिली के साथ एक इंटरनेशनल ट्रिप हुआ। 12th इंटरनेशनल ट्रिप मेरा 2023 में, और ग्रुप के साथ 2024 में 13वां इंटरनेशनल ट्रिप, और इसी साल में एक और एक 14वां इंटरनेशनल ट्रिप था। तो करीबन करीबन आज 2016 से लेके 2025 तक 9 सालों के अंदर मेरा 14 इंटरनेशनल ट्रिप्स ऑलरेडी हो चुका है। तो आज करीबन एवरेज देखे तो हर 7-8 महीने में मेरा एक फॉरेन ट्रिप रहता है। तो ये एक जिंदगी यहां से जीने का मौका मिला। और जब भी मैंने मेरा करियर शुरू किया था, मेरा पहला सैलरी था 7,200 रुपये का सैलरी, और एक 7,200 रुपये का सैलरी लेने वाले लड़के को इसी प्लेटफॉर्म की मदद से, इसी प्लेटफॉर्म का माध्यम से हफ्ते का 2,10,000 कमाने का मौका भी मिला। तो आज सेलिंग अचीवर में भी मेरा नाम ऑलरेडी शामिल है। तो आज ये मौका मिला। तो ये मेरा एक छोटा सा जर्नी था। तो इस जर्नी के दौरान जो बहुत सारी चीजें मैं सीखा, बहुत सारी गलतियां किया, बहुत सारी चीजों को करेक्ट किया। तो डायरी और पेन लेके बैठिएगा, बहुत सारा जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ मैं अभी शेयर करने वाला हूं। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं आज का हमारा जर्नी, आज का हमारा डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम को। तो सबसे पहला मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसे हम कहीं घूमने का प्लानिंग करते हैं, वेकेशन पे जाते हैं, हॉलीडे पे जाते हैं, तो हम कितनी छोटी छोटी चीजों की तैयारी करते हैं। तो आज भी हमने माई लाइफ में करियर स्टार्ट किया है। तो आज बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो शायद हो सकता है बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने 6 महीने पहले या 1 महीने पहले या रिसेंटली इस बिजनेस को स्टार्ट किया रहेगा, या किसी ने कहा 1 साल 2 साल 3 साल पहले स्टार्ट किया रहेगा। तो हम जैसे एक वेकेशन पे जाने के लिए छोटी छोटी चीजों को करेक्ट करते हैं, देखते हैं, हर एक चीज का ख्याल रखते हैं, वैसे ही आज हम इस करियर को माई लाइफ के साथ शुरू किया है। तो हमें छोटी छोटी चीजों को क्या ख्याल रखना है, कैसे सही स्टार्टअप करना है, और क्या क्या चीजें हमारे साथ हो सकती है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो हम आज इस प्लेटफॉर्म को समझने वाले हैं, और इस प्लेटफॉर्म को मैं आप सभी लोगों के साथ 4 पार्ट में मैं मेरा जर्नी को थोड़ा सा शेयर करूंगा, ताकि बहुत सारी चीजों को क्लैरिटी मिलेगा। तो आज इस प्लेटफॉर्म को हमें समझना है, सीखना है, तो हमें 4 भाग को देखना, सीखना, समझना बहुत जरूरी है। तो कौन से वो 4 पार्ट है? तो सबसे पहला, इस प्लेटफॉर्म पे हमें सबसे पहला इंडस्ट्री के बारे में अच्छा नॉलेज रहना चाहिए, कंपनी के बारे में डिटेल होना चाहिए। इसके बाद तीसरा नॉलेज हमारा प्रोडक्ट के बारे में होना चाहिए, और चौथा सिस्टम के बारे में। तो आज अगर जैसे एक गाड़ी के 4 व्हील होते हैं, 4 पहिए होते हैं, अगर चारों में से अगर कोई एक अगर पहिया खराब है या वो पहिया ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो वो गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती। वैसे ही इस प्लेटफॉर्म में अगर ये चारों की चार चीजें अगर एक साथ सही तरीके से नहीं लगती, तो हमारा करियर भी सही तरीके से नहीं चल पाएगा। तो मैं आप लोगों के साथ ये चारों पॉइंट के ऊपर मैं आप लोगों के साथ डिटेल में थोड़ा सा बात करने वाला हूं। तो आज तक बहुत सारे लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा है, तो बहुत सारे लोगों के साथ हुआ क्या है पिछले कई सालों के अंदर, बहुत सारे लोगों को कंपनी अच्छा मिला, प्रोडक्ट ठीक ठाक नहीं मिले, बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट अच्छा था, कंपनी नहीं मिला। तो मैं इसीलिए ये चीज बता रहा हूं कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे
अगर एक बड़ा करियर, अच्छा करियर बनाना है, ये चारों की चार चीजें एक साथ में सिंक्रनाइज में चलनी बहुत जरूरी है। तो चलिए वन बाय वन करके हम समझते हैं एक एक पहलू को। तो सबसे पहला हम समझेंगे इंडस्ट्री के बारे में। तो इंडस्ट्री का नाम हम सभी लोग जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या, जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं, जिसको हम मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोलते हैं, ये तीनों में से कोई भी नाम अगर आता है तो समझ लेना एक ही इंडस्ट्री का बात हो रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या, तो मैं आपको कुछ अलग तरीके से आपको इस इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगा। आसान शब्दों में अगर इस इंडस्ट्री के बारे में बताए तो मेरे हिसाब से मैं ये कहता हूं कि ये इंडस्ट्री है क्या, तो मैं सिर्फ एक ही चीज बोलता हूं, ये कुछ और नहीं है, खरीदी करने का नया सिस्टम ही है। इसके अलावा कुछ नहीं है। सिंपल आसान शब्दों में किसी को बताना है तो ये बता सकते हैं। तो खरीदी करने का नया सिस्टम है। तो यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं जो मुझे सुन रहे, हम सभी लोग अपनी आंखों से तीन बदलाव, खरीदी करने के तीन बदलाव को हम महसूस कर चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो कौन से वो तीन बदलाव है? तो सबसे पहला बदलाव जो खरीदी करने का, जो सालों से हम जानते थे, वो था ट्रेडिशनल बिजनेस। मतलब कि एक छोटी छोटी दुकानें हर एक चीज का लगा करता था। किराने की दुकान अलग, इलेक्ट्रिक का अलग, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग, कपड़ों का दुकान अलग। एक ऐसा टाइम था हमारे दादा के टाइम पे, तो आज भी है। तो उसको ट्रेडिशनल बिजनेस बोलते थे। तो पहला खरीदी करने का चेंज ये हम ऑलरेडी अपनी आंखों से देख चुके हैं। उसके बाद एक और बदलाव हम सभी लोगों ने देखा कि छोटी छोटी दुकानों की जगह धीरे धीरे सिटी में और आज तो छोटे छोटे गांव में भी एक मॉल कल्चर आना स्टार्ट हुआ। तो जो लोग दुकानों में खरीदी करते थे वो लोग धीरे धीरे करके मॉल में कन्वर्ट होना चालू हो गए। क्यों? क्योंकि एक साथ एसी एनवायरनमेंट में सारी चीजें वहां से मिलती थी और थोड़ा कुछ डिस्काउंट मिलता था, तो लोग दुकानों की जगह मॉल में शिफ्ट हुए। और धीरे धीरे करके एक और तीसरा बदलाव हम सभी लोग आज देख रहे हैं, और वो है ऑनलाइन। कि आज कहीं मॉल में भी जाने का जरूरत नहीं है, जो भी चीजें चाहिए घर पे बैठे बैठे हम सारी चीजों को मंगवा सकते हैं। तो ये तीन बदलाव हम अपनी आंखों से ऑलरेडी देख चुके हैं। और मैं ये बोलूंगा कि अभी आने वाला टाइम का सबसे बड़ा बदलाव अगर कोई है, चौथा बदलाव, तो वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्योंकि यहाँ पे लोग एक एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में क्यों शिफ्ट हुए? क्योंकि दुकानों की जगह मॉल में कुछ थोड़ा डिस्काउंट और मिल रहा था। दुकान मॉल मॉल की जगह लोग ऑनलाइन शिफ्ट इसीलिए हुए क्योंकि वहां पे थोड़ा और डिस्काउंट मिल रहा था और घर पे बैठे बैठे चीजें मिल रहा था। पर आने वाले टाइम में ज्यादा से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री में क्यों आएंगे? क्योंकि आज पैसा दे के चीजें तो मिल रही है, पर उसके साथ साथ कभी जो एक ऐसा मौका जो मिला नहीं है किसी को, कि खरीदी करने के साथ पैसा कमाने का मौका, और वो डायरेक्ट सेलिंग यही बदलाव है। और इसकी वजह से जो हम खर्चों को हम अपनी आमदनी में बदल सकते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मौका है। जैसे हम ये स्लाइड को तो हर एक जीटीएस, हर एक प्रोग्राम के अंदर देखते हैं कि जैसे मार्केट में दो वर्ग है, जैसे कि एक मैन्युफैक्चरर, एक उत्पादक है, और एक ग्राहक है। आज कोई भी चीज फैक्ट्री में बनती है तो ग्राहक या हम फैक्ट्री में जाते नहीं है और फैक्ट्री वाले डायरेक्ट हमारे पास आते नहीं है। तो कोई भी चीज जो फैक्ट्री में बनती है वो चीज ग्राहक के पास आती कैसे है? तो ऐसे ही एक मीडिएटर के थ्रू आती है। सीएनएफ एजेंट, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर। और उसमें एडवर्टीजमेंट का करोड़ों का बजट लगा था। और उसमें होता क्या है, 40 रुपए में तैयार होने वाली प्रोडक्ट 100 रुपए में आती है, और 60 रुपए का जो बचता है वो इन लोगों के बीच में बढ़ता है। तो ये सिस्टम गलत नहीं है, ये सिस्टम चला आ रहा है सालों से, और गलत नहीं है, क्योंकि ये सब लोग थे तभी तो हमारे पास सारी चीजें आई। और एक मीडिएटर थे तब तो हर एक चीज हमारे पास अवेलेबल हो पाई। पर आज चौथा बदलाव डायरेक्ट सेलिंग ये कहता है कि ये मीडिएटर लोगों को हटा के सीधा फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरर और उत्पाद ग्राहक के बीच में एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होता है। और यहाँ पे एक ही चीज बोला जाता है, जो चीजें आप बाहर से, दुकान से, मॉल से या ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से खरीदी कर रहे थे, वो वहां से खरीदी न करते हुए यहां से खरीदी करिए, चीजों का इस्तेमाल करिए। और चीजें अगर अच्छी है तो लोगों को रिकमेंड कीजिए, बताना चालू कीजिए। और वैसे ही वो काम हम तो वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट वैसे ही करते आए। आज तक न जाने कितनी सारी चीजों का हमने रिकमेंडेशन लोगों को किया है। कोई मूवी अच्छा लगा, कोई होटल अच्छा लगा, कोई डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कोई स्कूल, हर जो चीज जो हमें अच्छी लगी वो लोगों को हमने जरूर से बताई है। तो यहां पर भी यही काम होता है। 40 रुपए का तैयार होने वाला प्रोडक्ट 100 रुपए में ग्राहक के पास आता है, और बीच में जो 60 रुपया जो बचता है, तो अगर हमने चीजों का इस्तेमाल किया, अच्छा लगा, लोगों को बताया, और हमारे थ्रू अगर कुछ भी टर्नओवर होता है, तो उसी 60 रुपए में से हमें पीछे पैसा कमाने का मौका मिल रहा है। तो आज आने वाले बदलाव यही कहता है कि हम अपने खर्चों को हम अपनी आमदनी में बदल सकते हैं। तो इससे बड़ा, इससे अच्छा बदलाव क्या हो सकता है?
और इसीलिए आने वाले टाइम में आप सभी लोग देखेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग इस बदलाव के कारण ये बिजनेस के अंदर, ये इंडस्ट्री के अंदर आने वाले टाइम के अंदर आप लोगों को देखेंगे। और इसका प्रमाण क्या है? तो कुछ डेटा मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और एक पुराना डेटा है 2021-22 का, कि इंडिया के अंदर ये इंडस्ट्री आज 19,000 करोड़ का, करोड़ से भी ज्यादा का इंडस्ट्री बन चुका है। तो सोच के देखिए कि इसका 60% अगर मेरे आपके जैसे लोगों में बटेगा तो कितने लोगों का फैमिली में, कितना फैमिली में फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा, कितने फैमिली में ये पैसा बटेगा। तो आज सोच के देखिए कि आज हम छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री में हम जाने अनजाने में आ चुके हैं। और आज एक दूसरा प्रमाण यह है कि आज इस बिजनेस का, ये तो पुराना डेटा है, कि 84 लाख से ज्यादा लोग इस बिजनेस को, आज इस इंडस्ट्री में एसोसिएट होके इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं। आज का अगर रिसेंट डेटा बताऊं तो आज तो ये कह सकते हैं कि कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ अपना करियर, एज अ करियर आज, या पार्ट टाइम या एज अ करियर आज काम कर रहे हैं। तो सोच के देखिए कि इतने सारे लोग इस इंडस्ट्री को आज काम कर रहे हैं। तो शायद हो सकता है एक पागल हो, दो पागल हो, इतने सारे लोग तो पागल नहीं हो सकते ना। और इसी के साथ और कुछ डेटा बताना चाहता हूं कि आज से 11 साल पहले हमने इस बिजनेस को जब शुरू किया था, उस टाइम पे ये सारी चीजें हम नहीं बता सकते थे। पर आज जितने लोग यहाँ पे बैठे, बड़े प्राउड के साथ, गर्व के साथ एक चीज बता सकते हैं कि ये बिजनेस को, ये इस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से 12 सितंबर 2016 के दिन से एक गाइडलाइंस इश्यू हो गया था। मतलब कि इसको लीगल बनाने का प्रोसेस शुरू हो चुका था। इसके बाद बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे बदलाव इस इंडस्ट्री को आए, जैसे कि आज गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके अंतर्गत भी इस इंडस्ट्री को शामिल किया गया। और बहुत सारा स्किल इंडिया के थ्रू बहुत सारा ऐसा एग्जामिनेशन हुआ, जैसे ये मेरे वाइफ का नाम का ही सर्टिफिकेट है, तो ऐसा सर्टिफिकेट भी इश्यू हुआ। तो आज हम बोल सकते हैं कि वी आर द सर्टिफाइड नेटवर्कर्स। तो आज एक प्राउड के साथ ये चीज बता सकते हैं। और इसी के साथ आज से 11 साल पहले इस काम को जब शुरू किया था, तो बहुत सारे मेरे दोस्त लोग थे या रिलेटिव थे, वो लोग बोलते थे कि ये काम को कौन करता है, कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जिन लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है, वो लोग इस काम को करते हैं। पर आज सिनारियो बदल चुका है, आज परिस्थिति बदल चुकी है। आज देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे ये प्रमाण है कि आज तो डायरेक्ट सेलिंग के कोर्सेस आना चालू हो चुके हैं। आज पीजी डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, आज ग्रेजुएशन के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन वहां पे कर सकते हैं। 1 साल का कोर्स है और 1 साल का 99,000 फीस है। तो मतलब लोग इस काम को आज पढ़ लिख के करना स्टार्ट कर चुके हैं, मतलब समय बदल चुका है। और इसी के साथ सबसे बड़ा बदलाव इस इंडस्ट्री का अगर कोई था तो वो है 28 दिसंबर 2021 के दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर रूल्स, एक एक्ट बना दिया। तो आज हम ये चीज बोल सकते हैं कि आज हम जिस काम को समझ रहे हैं वो काम संपूर्ण लीगल इंडस्ट्री के अंदर हम इस काम को कर रहे हैं। तो आज सबसे पहला पहलू जो हमारा था इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री के बारे में शॉर्ट में मैंने आपको बताया। तो आज इंडस्ट्री आज सभी लोगों के लिए लीगल है, और एक ऐसा बड़ा इंडस्ट्री, आने वाले टाइम का, फ्यूचर का इंडस्ट्री में हम ऑलरेडी आ चुके हैं। तो पहला पहलू आज बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मजबूत है। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले पहलू की ओर, और वो है हमारा कंपनी। और मैं बड़े प्राउड के साथ बताना चाहूंगा, गर्व के साथ बताना चाहूंगा कि आज हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, इंडिया का नंबर 1 कंपनी है, जिसका नाम है MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। और सिर्फ ये बताने के लिए नंबर 1 नहीं है, मैं आपको बहुत सारी चीजें आज कंपनी के बारे में बताऊंगा, जो शायद नए लोग होंगे उनका कॉन्फिडेंस, उनका विश्वास थोड़ा सा और बढ़ेगा। तो आज सबसे पहला, आज कंपनी के बारे में बताने से पहले, आज मेरे जैसे बहुत सारे हजारों लाखों लोगों का जिंदगी जिन्होंने बदला है, वैसे हमारे माई लाइफ स्टाइल के जनक, मैं दिल से उनको वंदन करता हूं। वैसे हमारे गॉड फादर, जिनको हम उद्योग सम्राट भी बोलते हैं, प्रवीण चंदन सर, जिनको दिल से वंदन है, जिनको दिल से नमन है। तो आज मेरे जैसे लाखों लोगों का जिंदगी को बदलाव लाने के लिए, बदलाव आया, एक ऐसा मौका जिन्होंने क्रिएट किया, वैसे हमारे गॉड फादर को दिल से वंदन है। और उसी के साथ ऐसे ही हमारे एक विजनरी CEO कैलाश बटाल सर, की जिनको दिल से नमन मैं करता हूं, क्योंकि आज उनको जब भी मिला तो उनका, उनके पास से इतना, सर के बारे में अगर मैं बताऊं, इतना डाउन टू अर्थ कोई CEO को मैंने आज तक नहीं देखा। और उनका जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो क्षमता है, जानदार, शानदार, जबरदस्त, बहुत ही। तो आज वैसे ही हमारे विजनरी CEO सलील मैथ्यू सर को भी मैं दिल से वंदन करता हूं कि आज हमें ऐसे CEO मिले कि जो हमें हर पल एक सपोर्ट करते हैं, हर पल हमें गाइड करते हैं। और इसी के साथ
आज हमारा मैनेजमेंट में अगर आज बात करें तो मैं एक बार दिल से रिस्पेक्ट बहुत जबरदस्त करता हूं, और आज मैं दिल से वंदन करना चाहूंगा, क्योंकि मैं हम जिनको बोलते हैं 24/7 अवेलेबल, वैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग आलोक पांडे सर को दिल से नमन है, दिल से वंदन है। और सर के बारे में दो चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि सर को कभी भी आप कॉल करो वो हमेशा उनका रिप्लाई मिलता है। तो बहुत हम सभी लोग ये उनको बोलते हैं कि कब सोते कब जागते कहाँ रहते, तो ऑलमोस्ट उनका टाइम फ्लाइट्स में ही, एयरपोर्ट्स में ही ज्यादातर टाइम उनका जाता है। तो आज सर के बारे में मैं मेरा ग्रुप में जब बताता हूं तो एक ही चीज बताता हूं कि सर का शेड्यूल देखते हैं, कैलेंडर देखते हैं, तो हफ्तों हफ्तों का, महीनों का शेड्यूल पैक रहता है। तो आज कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि बीमार हो जाते हैं, तो मैं एक ही चीज बताता हूं, और मैं खुद बहुत इंस्पायर्ड होता हूं, मैं खुद बहुत मोटिवेट होता हूं सर का शेड्यूल देख के, कि सर को अगर बीमार होना है तो भी कैलेंडर में देखना पड़ेगा कि कौन सा स्लॉट खाली है, तब जाके बीमार होने का चांस है। तो इतना शेड्यूल उनका रहता है। तो आज मैं बहुत ही पर्सनली सर से इंस्पायर्ड हूं, और आज एक बार दिल से जिनको नमन करता हूं, वैसे ही हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एडमिन, हमारे जिसको बैकबोन बोलते हैं, सुनील सिंह सर। तो आज जो हमारा टाइम टू टाइम पे आउट हमें मिल रहा है, तो आज तक का इतिहास है कि आज हमें जो काम किया और जिसका पे आउट हमें हर बुधवार को मिलता है, तो आज तक कोई बुधवार का गुरुवार नहीं हुआ। तो वैसे ही हमारे वाइस प्रेसिडेंट एडमिन हमारे सुनील सिंह सर को भी नमन है। और इसी के साथ हमारे श्रीकांत सर, हमारे रीजनल मैनेजर जो हमारे वेस्ट जोन को देखते हैं, तो श्रीकांत सर को भी नमन है, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में हर एक चीज को हमें समझाते हैं, सोल्यूशन देते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो आज बहुत अच्छी तरीके से हमें गाइड करते हैं। तो सर को भी वंदन है। और इसी के साथ हमारे गुजरात के स्टेट मैनेजर मनोज चंदन सर, और मैं आज स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा सर को, क्योंकि सर की वजह से मुझे आज एक मौका मिला आप सभी लोगों के साथ रूबरू होने का, तो स्पेशल थैंक्स सर। और आज हमें पल पल एक फील्ड में यहाँ पे जरूरत है, वहां पे लोकल लेवल पे हमें सपोर्ट करते हैं। तो आज अगर ऐसा मैनेजमेंट आज हमारे पास है, और आज मैनेजमेंट का एक तजुर्बा एक्सपीरियंस बात करें, तो सबके तजुर्बे को एक साथ मिलाया जाए तो 150 साल से ज्यादा का तो सर मैनेजमेंट का हमारा एक्सपीरियंस है। तो ऐसे विजनरी मैनेजमेंट के साथ हम ऑलरेडी एसोसिएट हो चुके हैं। तो मैं बड़ा प्राउड महसूस करता हूं ऐसे मैनेजमेंट के साथ काम करने के लिए। और इसी के साथ आज हमारा कंपनी का इकलौता एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम, एक एजुकेशन हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी जिसको हम बोलते हैं, तो आज एक ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से आज एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है, जो आज अगर मैं गुजरात से बात कर रहा हूं, पर मेरा अगर टीम अगर कहीं और स्टेट में डेवलप हो रहा है और वहां पे लोकल लेवल पे सपोर्ट मिल रहा है, तो ये हमारा इस हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी की ही वजह से। जैसे आज अगर देखा जाए तो आज जिस बैनर के नीचे हम सभी लोग बैठे हैं, सीख रहे हैं, तो वो भी है हमारा हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। और हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी की ओर से बहुत सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमें आज मिल रहा है अपने अपने एरियाज में, एंटायर इंडिया के अंदर। जैसे एक शुरुआत कैसे करनी है, स्टार्ट राइट फॉर सक्सेस, तो वैसे एसआरएस प्रोग्राम है, पीपीएसएस प्रोग्राम है, और इसके साथ एसएलएसएल करके प्रोग्राम है। हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग इयोन चल रहा है, और इसी के साथ अभी नया एक ट्रेनिंग लॉन्च किया, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम। तो आज टीटीटी करके प्रोग्राम भी हमें मिल रहा है। और इसी के साथ जिस प्रोग्राम में अभी हम बैठे हैं सीख रहे हैं, वैसा प्रोग्राम को भी मैनेज किया, और हर हफ्ते कोई ना कोई लीडर को सुनने का, सीखने का मौका मिल रहा है, तो वैसा डीटीपी प्रोग्राम। तो आज हमें अपने टीम को ग्रो करने के लिए हर एक स्टेट में सपोर्ट मिल रहा है। तो आज सैल्यूट है ऐसा मैनेजमेंट को और ऐसा एक सिस्टम को। तो आज ऐसा अलग अलग ट्रेनिंग्स हमें अलग अलग एरियाज में मिल रहा है। तो जहां पे भी आप जिस एरिया में भी बैठे हैं, वहां पे जितना भी ट्रेनिंग मिलता है, ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट्स हमें उठाना चाहिए। और इसी के साथ थोड़ा सा और डिटेल में बात करें, तो आज कंपनी का 6 रीजनल ऑफिस है, दिल्ली में है, गुवाहाटी में है, कोलकाता में है, चेन्नई, कोची, मुंबई, ऐसे 6 रीजनल ऑफिस है। और इसके साथ आज अभी ऑलरेडी 9 स्टेट, हमारा 9 स्टेट में ऑफिस खुल चुके हैं। जैसे सबसे पहले जीरकपुर, जयपुर है, अहमदाबाद है, भोपाल, बैंगलोर है, कोयम्बतूर है, अगरतला, रायपुर, लखनऊ। तो वैसे 9 स्टेट में हमारे ऑफिस ऑलरेडी है। और इसी के साथ 18 वेयर हाउसेस है, जो फैक्ट्री में से माल वहां पे सबसे पहला जाता है, और हमारा वहां से डिस्ट्रीब्यूट होके हमारे 70 ऐसे ऑफलाइन इंडिया शॉपिंग के नाम से जो स्टोर है, वहां पे सारे प्रोडक्ट्स जाते हैं। और वहां से हमारे अलग अलग जगह पे, जैसे जैसे कि 2 जगह पे, जैसे 15 ऑनलाइन स्टॉक पॉइंट है, कि जैसे हम इंडिया शॉपिंग से कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट का ऑर्डर डालते हैं, तो अलग अलग स्टेट में जैसे फास्ट डिलीवरी कैसे हो सकता है, तो वैसे 15 ऑनलाइन स्टॉक पॉइंट है। और इसी के साथ 750 से ज्यादा पीयूसी का नेटवर्क आज एंटायर इंडिया में है। मतलब हर कोई स्टेट में, हर एक स्टेट में हम आज मिनिमम किलोमीटर्स में हमें आज हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहते हैं।
तो ये सबसे बड़ा एक सपोर्ट है। और आज अगर देखा जाए तो 115 से ज्यादा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स आज हमारे पास है। और इसी के साथ अगर बात करें कुछ कंपनी के क्रेडेंशियल के बारे में, तो आज हमारा इनकॉर्पोरेशन का जितने भी सर्टिफिकेशन कंपनी को चलाने के लिए जरूरी है, वो सारे के सारे सर्टिफिकेशन आज हमारे पास है। और ये सारे सर्टिफिकेशन आप अपना आईडी को लॉगिन करके वेबसाइट्स में ये सारे सर्टिफिकेशन को देख भी सकते हैं। तो आज ये इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेशन है, और आज आईएसओ 9001 2015 सर्टिफाइड कंपनी भी है। और आज कंपनी हमारा फिकी का मेंबरशिप भी ऑलरेडी उसके पास है। और आज एफडीएसए फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का फेलो मेंबर भी आज हमारा माई लाइफस्टाइल है। तो ये था हमारा दूसरा पहलू, कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर किया। और अभी हम बात करते हैं हमारा तीसरा पहलू के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो चलिए प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। तो आज हमारे पास 115 से ज्यादा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट आज हमारे पास अवेलेबल है। और वो भी 6 ब्रांड के अंदर आते हैं, जैसे ऑन एंड ऑन है, एलिमेंट्स है, आहार है, न्यू स्टार, माई होम और इंडिया ग्रो। ऐसे 6 ब्रांड के अंदर हमारे 115 से ज्यादा प्रोडक्ट आज अवेलेबल है हमारे पास। और उसमें से एक ब्रांड ऐसा है जिसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड मिल चुका है, 2019 में, 2022 में और 2024 में। इसका प्रमाण क्या है, बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि कभी कभी बहुत सारे लोगों को ये एक्सपीरियंस होगा कि जैसे फील्ड में जाते हैं, लोगों को बताते हैं, तो कभी कभार लोग ये बोलते हैं, ये पूछते हैं कि क्या आप वो एलिमेंट्स का काम करते हैं, एलिमेंट्स वाला प्रोडक्ट का काम आप करते हैं? तो ये प्रमाण है कि आज लोग इस ब्रांड के नाम से आज हमारी कंपनी को भी जानते हैं और हमें जानते हैं। तो इसीलिए ये बेस्ट हेल्थ केयर का ब्रांड ये प्रमाण है और आज जब फील्ड में जाएंगे इसका प्रमाण देखने को मिलेगा। और इसके अलावा हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट को जितने भी अच्छे सर्टिफिकेशन की, क्वालिटी के सर्टिफिकेशन की जरूरत है, वो सारे सर्टिफिकेशंस आज हमारी कंपनी के पास है। जैसे कि आज आयुर्वेदा में मेडिसिन की कैटेगरी में जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, तो आज हमारे 21 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेशन है। मतलब कि आयुर्वेद का सबसे हाईएस्ट टॉप क्वालिटी का सर्टिफिकेशन अगर इंडिया के अंदर बोले तो वो आयुष का प्रीमियम सर्टिफिकेशन। तो आज 21 प्रोडक्ट ऐसे है जिसको आयुष का प्रीमियम सर्टिफिकेशन है। वैसे बहुत सारी और प्रोडक्ट है जो फूड सप्लीमेंट या न्यूट्रास्यूटिकल्स कैटेगरी में आते हैं, तो उनको फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेशन है। और आज इस बिजनेस में आज बैकबोन है तो हमारे प्रोडक्ट्स। और आज प्रोडक्ट के पीछे बहुत सारे वर्ल्ड क्लास ऐसे साइंटिस्ट आज हमारे इस पूरे प्रोडक्ट को डिजाइन करने में उनका बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा रोल है। तो आज प्रोडक्ट हमारी एक बैकबोन है। और प्रोडक्ट के बारे में मैं बोलूंगा कि अगर इसको एक बार किसी को दिया तो आज वो डेफिनेटली रिपीट ऑर्डर आएंगे। ऐसे आज हमारे पास जबरदस्त प्रोडक्ट है। तो आज प्रोडक्ट हम जो लोग जितने भी लोग एंटर कर चुके हैं इस बिजनेस के अंदर, वो सभी लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल कहीं ना कहीं कर रहे हैं या लोगों को दे रहे, लोगों को रिजल्ट मिला, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा, सामने वाले का कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो आज हमें कम बोलने की जरूरत है थी। हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट मार्केट में जब जाते हैं तो हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट बोलते हैं, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। तो आज ये तीसरा पहलू था प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि डिटेल में हर एक चीज को हम देख पाए, समझ पाए, सीख पाए। पर आज छोटा सा बस एक इंट्रोडक्शन कि आज तीसरा पहलू, आज प्रोडक्ट के बारे में मैं एक ही चीज बोलूंगा, सबसे पहला इस्तेमाल कीजिए। और अगर बड़ा नेटवर्क और अच्छा काम करना चाहते हैं तो उसका एक गुरु मंत्र मैं आपको देना चाहूंगा, और लिख लीजिए, दिल दिमाग डायरी कहीं पे भी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि अगर बड़ा काम, अच्छा काम करना चाहते हैं तो बी योर बेस्ट कस्टमर। हमें अपनी प्रोडक्ट का सबसे अच्छा कस्टमर सबसे पहले खुद को बनना पड़ेगा। हमारी घर पे जितने भी लगने वाली चीजें हैं वो सारी हमारी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। और अगर हम अपनी कंपनी के सबसे अच्छे कस्टमर रहेंगे तो मार्केट में जाके बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लोगों को भी ये सारी चीजें समझ में आती है। तो ये गुरु मंत्र को याद कर लीजिएगा। ये इसकी शुरुआत, इस बिजनेस की शुरुआत, हमारा अच्छा नेटवर्क की शुरुआत यहीं से होने वाली है। तो ये तीसरा पहलू था हमारा। और अभी हम बात करते हैं कि हमारा सिस्टम के ऊपर, कि आज थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, समझेंगे एक एक पहलू को थोड़ा सा डिटेल में। तो सबसे पहला, इस काम को कैसे करना है ये जानना बहुत जरूरी है, ये सीखना बहुत जरूरी है। पर कैसे करना है उससे पहले एक बहुत बड़ा सवाल एक आता है कि, और इसका आंसर हमें मिलना बहुत जरूरी है,
और हाउ का आंसर कैसे ही करना है उसके पहले हमारे पास इस सवाल का जवाब होना बहुत जरूरी है, और ये सवाल है वाई, क्यों करना है इस काम को। इसका जवाब सबसे पहला मिलना जरूरी है। जैसे अगर मैं आप सभी लोगों के साथ बताऊं, तो हम सभी लोग जो कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, तो हम सभी लोगों के पास उस काम को करने का कारण क्लियर है, वाई क्लियर है। और इसीलिए जब भी आपका जॉब का टाइम होता है तो आप वहीं जॉब पे ही देखे जाते हैं, आप अपनी दुकान पे, आप अपने शोरूम पे ही देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस काम को करने के पीछे का क्यों आपका क्लियर है। तो आज किसी भी काम को कैसे करना है वो सीखा जा सकता है, पर इस काम को क्यों करना है इसका जवाब सबसे पहले लेना और इसका जवाब देना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला जरूरी पहलू यही है। और यहीं से हमारी सबसे पहली शुरुआत होगी। और कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों को जब मैं पूछता हूं कि आप इस काम को शुरू तो किए पर क्यों कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पास क्यों का जवाब नहीं होता। और आज हम थोड़ा सा इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, और अगर क्यों का जवाब मिल चुका है, आप कैसे करना है वो आप ढूंढ लोगे। तो आज क्यों, उसके पहले उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। कि जैसे अगर आपको कहीं जाना है, आप कोई बस डिपो चले गए, और वहां पे कोई ऐसा बस आपने देखा जिसके ऊपर न कोई बोर्ड लगा हुआ है, तो क्या आप वैसी बस में बैठना पसंद करेंगे? तो ज्यादातर लोगों का आंसर क्या आएगा? नो, नहीं, ना। क्यों? क्योंकि वो बस कहां से आई है और कहां जाएगी ये पता नहीं है। तो वैसी बस में, बिना बोर्ड की बस में हम बैठना पसंद नहीं करते। तो आज हमने जिस काम को शुरू किया है, तो हमें कहाँ जाना है, कहाँ ले जाना है, क्या पर्पज है, किस चीज के लिए हमने इस काम को शुरू किया था, वो जानना, वो समझना बहुत जरूरी है। और इसको वाई का आंसर अगर हमारे पास सही तरीके से डिटेल में अगर हमारा वाई का आंसर है, तो हम इस बिजनेस को दिल से कर पाएंगे और इस बिजनेस में रिजल्ट हम निकाल पाएंगे, क्रिएट कर पाएंगे। तो वाई का आंसर कैसे ढूंढना है उसका एक फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इस फॉर्मूला को मैंने बहुत सारे लोगों के साथ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया है। आप इस फॉर्मूला को ईमानदारी से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप इसमें सारी चीजों को कंप्लीटली भर पाए और ईमानदारी से ये चीजों को कर पाए, तो मेरा एक चीज का गारंटी है कि आपको इस बिजनेस में सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको बताने का कोशिश करता हूं, समझाने का कोशिश करता हूं कि क्या वो फॉर्मूला है। तो सबसे पहला, इस बिजनेस को क्यों करना है उसका एक टारगेट लिखिए, गोल लिखिए, कि आप क्यों इस काम को शुरू किए थे। इसका एक फॉर्मेट भी मैं आपको दे रहा हूं, तो आप उसको अपना हिसाब से अपना डायरी में ये सारी चीजों को लिखिएगा। और सबसे अच्छी एक खुशी की बात मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये इकलौता एक ऐसा बिजनेस है जहां पे इस काम को शुरू करने के बाद आपको पूछा जाता है, आपके अपलायंस बताते हैं कि इस काम को क्यों करना है, आपको क्या चाहिए लिखिए। बाकी मुझे बताइए कि हम जो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, क्या कभी उस जॉब में अपने आपको जब जॉब ज्वाइन किया था, क्या किसी ने कभी पूछा था कि सर आप क्या करना चाहते हैं, आप कौन से कंट्री में वैकेशन एंजॉय करना चाहेंगे, आप सर कौन सा गाड़ी लेना पसंद करेंगे, मर्सिडीज लेंगे या बीएमडब्ल्यू लेंगे, या कौन सा गाड़ी लेना पसंद करेंगे? क्या कभी किसी ने पूछा? किस बिजनेस को चालू करने के बाद ज्यादातर लोगों के पास टारगेट नहीं रहता है कि इस बिजनेस को करते करते कहां तक जाना है। तो आज ये बिजनेस के अंदर आपको पूछा जाता है कि आप क्या चाहते हैं। और ये इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि ये जरूरतों का बिजनेस नहीं, ये सपने पूरे करने का बिजनेस है। तो अगर मेरे जैसा एक आम इंसान जिसके पास कुछ नहीं था, घर गाड़ी घोड़ा सब कुछ बिक चुका था, और वापस से इसी बिजनेस के माध्यम से, इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारी चीज अगर यहां से मिल सकती है, तो आज मेरे जैसे तो कितने लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके यही हालत है। तो कितना सारा हम अपना फैमिली के लिए क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे पहला प्रैक्टिस क्या करना है आपको थोड़ा सा डिटेल में मैं आज आपको बताऊंगा, तो ये सारी चीजों को प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये चीज क्या है, चलिए मैं बारी बारी आपको बताता हूं। और ये चीज आपने अगर प्रैक्टिस करना चालू किया, आपको ये क्यों करना है इसका आंसर बहुत इजीली, बहुत डिटेल में आपको मिल जाएगा। पर एक एक चीज को ईमानदारी से प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे ये एक छोटा सा प्रैक्टिस मैं करता हूं, जैसे नाम है, ऐसा रैंक है, डिस्ट्रीब्यूटर टीसी एटीसी कोई भी रैंक पे है, वो लिख लीजिए, कौन सा जगह से, अपना डिटेल वहां पे लिखिए। और एक साल का ये टारगेट बनाइए कि एक साल में ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो आप करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, जो आपका जरूरत है एक्चुअली। तो वैसी 5 चीजों को लिखिए यहाँ पे। और लिखने के बाद ज्यादातर लोगों का पेन एक जगह पे नहीं चलता है, और वो है उसके बाजू में जो एक चीज लिखा है एक बॉक्स के अंदर, वहां पे लिखा है पर्पज।
तो ज्यादातर लोग लिख तो लेते हैं कि इस बिजनेस में से एक साल में मुझे गाड़ी लेना है, बाइक लेना है, गोल्ड लेना है, या घर लेना है, या वो लेना है, ये लेना है। पर एक्चुअली वो सारी चीजें मिल सकती है यहां से, पर वो एक्चुअल में आपको जरूरत है कि नहीं, वो आपकी रियल नीड है कि नहीं, वो कैसे पता लगा सकते हैं? अगर आपने लिखा कि गाड़ी लेनी है, तो उसके साइड में एक पर्पज है, वहां पे लिखे गाड़ी क्यों लेनी है, एक कारण बनाइए क्यों लेनी है। क्या किसी को दिखाने के लिए लेनी है, या क्या रीजन है क्यों लेनी है? और अगर आपने जो चीज लिखा और उसका कारण अगर आपको पता चला, और वो अगर कारण आप लिख पाते हैं, तो आपका गोल सही है, वो आपको जरूर यहां से मिलेगा। पर आपने लिखा और उसके पीछे का कारण अगर नहीं लिख पाते, तो वो अपने लिस्ट से हटा दीजिए, क्योंकि एक्चुअल में वो हमारा कारण नहीं था। किसी को देख के हमने शायद वो चीजें लिखा था, या किसी एक्साइटमेंट में, या कहाँ पे कोई मीटिंग, प्रोग्राम, सेमिनार में जाके हमने किसी को सुना था और हमने अपना टारगेट बनाया था। ये एक्चुअल हमारी ये नीड नहीं है, या हमारा ये टारगेट नहीं है। तो मैं ज्यादातर लोगों के साथ बैठ के ये सारी चीजों को प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो लोग लिख तो लेते हैं 5 चीजें क्या चाहिए, उसके बाद पर्पज लिखिए ना, क्यों चाहिए। बहुत सारे लोग लिखते हैं गाड़ी चाहिए, मैं बोलता क्यों चाहिए, बस तो है यहाँ पे, बस है, ट्रेन है, बहुत सारा प्राइवेट व्हीकल्स है, जहां जाओ आज तो रैपिडो है, उबेर है, ओला है, ये सारी चीजें क्यों चाहिए गाड़ी। तो आज बहुत सारे लोगों के पास उसका डिटेल में आंसर नहीं रहता है। तो आज लिखिए कि जैसे अगर एक एग्जांपल, मैं मेरा खुद का एग्जांपल बताता हूं, जो मैंने किया है वो मैं आपको बताता हूं। इस बिजनेस में आने के बाद सबसे पहला मेरा टारगेट एक ही था कि गाड़ी लेना है। मेरा पर्पज क्लियर था गाड़ी लेने का। दो रीजन था। सबसे पहला कि भाग दौड़ करने में बहुत आसानी रहेगी, गाड़ी होगा तो रात दिन थोड़ा दौड़ा दौड़ी करके एक अच्छा सा टीम बना के थोड़ा सा फील्ड, ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर कर पाएंगे। तो आज गाड़ी लेने का रीजन ये था। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा इमोशनल रीजन गाड़ी लेने का ये था, क्योंकि जब भी मैं 10वीं तक था, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ था। उसके बाद मैंने मेरा स्कूल टाइम, 11 12 साइंस, या मेरा ग्रेजुएशन टाइम, कॉलेज टाइम, मैंने ऐसा पैसों का दिल किल्लत अपने घर में देखा कि पापा की जेब में रुपए नहीं है। कहीं पे भी जाना है तो बसेस में जाना, या किसी के साथ बैठ के कोई जाना, कोई लिफ्ट दे रहा है तो उसके साथ जाना। तो मैंने इस बिजनेस को देखा। मेरा शादी होने के बाद अपने आप से कसम खाया था कि मैंने जितने भी बस देखे या कुछ भी देखे, मेरे बच्चे कभी जिंदगी में बस नहीं देखेंगे। ये मेरा एक इमोशनल रीजन था इस बिजनेस, इस गाड़ी लेने का। और कसम से मेरा 2012 में मेरा एक डॉटर का बर्थ हुआ। और आज एक मेरे दो बच्चे हैं, एक मेरा बेटा है 8 साल का, आज मेरी बेटी, और कल ही के दिन 13 साल उसने कंप्लीट किया। तो आज जब से उसका बर्थ हुआ तब से लेके मेरे दोनों बच्चों ने कभी बस नहीं देखा। तो ये मेरा बहुत इमोशनल रीजन था कि क्यों लेना है गाड़ी, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर था। तो वैसे बहुत सारी चीजें आप लिख के तो देखिए, और उसका पीछे का पर्पस जरूर से लिखिए। शायद बहुत सारे लोग जब पर्पस आप लिखने के लिए जाएंगे, बहुत सारे लोगों का पेन नहीं चलेगा, गारंटी है, प्रैक्टिस कीजिएगा। और उसके बाद नीचे का एक बॉक्स बनाया हुआ है, बहुत बड़ा बॉक्स, वहां पे लिखा है ऑब्स्टेकल्स। क्या क्या गतिरोधक आप जब इस बिजनेस को शुरू करेंगे, क्या कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे, कौन सी ऐसी रुकावटें आएगी। तो वहां पे लिखना है तो आप यही अभी लिख लीजिए। मैं आपको वो रुकावटें मैं आपको अभी बता सकता हूं कि जब आप इस बिजनेस को शुरू करेंगे, घर के लोग शायद ना बोलेंगे, या जिन लोगों के ऊपर आपको बहुत 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 भरोसा है कि एटलीस्ट इस बिजनेस को शुरू करने के लिए वो तो मुझे ना नहीं कहेगा, रमेश को बताऊंगा वो ना नहीं कहेगा, महेश को बताऊंगा वो ना नहीं कहेगा, तो लिख के ले लीजिए, शायद वो लोग ना बोल सकते हैं। तो ये गतिरोधक ये आ सकता है, ऐसे रुकावटें आ सकती है। और आज जो लोग आएंगे वो लोग भी शायद आने के बाद काम नहीं करेंगे, और बहुत सारे लोग आपका कॉल उठाना बंद कर देंगे, लोग आपसे मिलना बंद कर देंगे। ये सारी रुकावटें हैं। और जितने भी आज लीडर्स टॉप पे गए, वो सारे लोग इसी रुकावटों को दूर करते करते ही गए हैं। तो ये रुकावटें मैं इसीलिए सबसे पहला बताता हूं कि हमें जिस सफर पे हम निकले, तो वहां का रोड कैसा है, वहां पे क्या क्या बम्प आएंगे, क्या क्या गतिरोधक आएंगे, हमें अगर पता रहेगा तो दर्द कम होगा, पेन कम होगा। तो सबसे पहला अपने 5 चीजों को लिखिए, क्यों करना है इस बिजनेस को, और उसका कारण लिखिए इसके पीछे का, कि कुछ भी करना है तो क्यों करना है, पर्पस। और उसके बाद जो ऑब्स्टेकल्स, जो रुकावटें, जो गतिरोधक आने वाले, वो सारे मैंने आपको बताए। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, कि अगर ऊपर का 5 चीजें आपने लिख भी लिया, अगर वो आप पाना चाहते हैं इस बिजनेस के माध्यम से,
तो आपका फोकस हमेशा नीचे जो लिखा है एक्शन प्लान, वहां पे हमारा फुल फोकस रहना चाहिए। तो वहां पे ईमानदारी से लिखिए सबसे पहला ट्रेनिंग एक्सपेंस। तो आप पूरे साल में अपना अपडेशन के लिए कितना ट्रेनिंग में कितना रुपया खर्च करना चाहते हैं, और जितना हम ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि धंधे का एक ही असूल है कि जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही ज्यादा रिटर्न मिलता है। आधा अधूरा इन्वेस्टमेंट आधा अधूरा रिटर्न ही देता है। तो आज तो हमारा कंपनी की ओर से मैं सैल्यूट करूंगा ऐसे मैनेजमेंट को, क्योंकि आज हमारे कंपनी की ओर से हर एक स्टेट में आज इतना सारा ट्रेनिंग्स, हर तरह का ट्रेनिंग्स अवेलेबल है। तो आज जहां पे भी जो कोई भी ट्रेनिंग्स का मौका मिलता है उस ट्रेनिंग में बैठिए। और पहला साल जिन लोगों का है उन लोगों को बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग में कीजिए। जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा हम अच्छा से ग्रो कर पाएंगे। तो कितना एक्सपेंस करना चाहते हैं, 5,000 10,000 वो लिखिए कि मैं सीखने के पीछे इतना पैसा इन्वेस्ट करना चाहूंगा। बुक रीडिंग का टारगेट लिखिए कि आज मैं इस साल में 5 बुक को कंप्लीट करूंगा, सीखूंगा, पढ़ूंगा। क्योंकि आज मैं ये चीज मानता हूं कि आज सीखने का भी कोई एक तरीका होता है और सीखने का भी एक जरिया होता है। तो सबसे अच्छा आपके अपलाइंस जो भी बताते हैं, जो सिस्टम बताते हैं, वो चीजों को करना चालू कीजिए। और बुक रीडिंग के जैसा कोई अच्छा कोई आज साथी नहीं है। आज यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे हजारों वीडियो भरे पड़े हैं, पर आज कौन सा देखना कौन सा सीखना ये बहुत जरूरी है। और मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि बुक रीडिंग इज द बेस्ट वे। और आज इसीलिए बोलता हूं क्योंकि मेरे घर पे आज 350 से ज्यादा किताबें हैं, और किताबें पढ़ने का बहुत शौक भी है। तो आज किताबें पढ़ते रहते हैं, हर एक महीने में आज कोई भी नया किताबें आता है तो आज भी मेरे घर पे आता रहता है। तो आज एटलीस्ट कम से कम 2 या 5 ऐसी किताबें अपलाइन से पूछे कौन सा किताब से मैं शुरू करूं। आदत नहीं हो सकता पढ़ने का, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है कि जैसे पढ़ने बैठते हैं नींद आने लगती है। तो आज वो नींद इसीलिए आती है क्योंकि स्कूल कॉलेज में ये सारी किताबें पढ़ पढ़ के नींद आती थी, पर यहाँ पे पैसा कैसे आ सकता है, वहां पर नेटवर्क को कैसे बना सकते हैं, अगर वैसी चीजें पढ़ेंगे। और एक आदत लगाइए, आदत होती नहीं है, लगानी पड़ती है। तो ऐसी आदत जो हमें अपना करियर में आगे ले जा सकती है, तो वैसी आदतों को लगाना स्टार्ट कीजिए। तो आज सबसे पहला, हाँ, इन कैसा बुक पढ़ना है, कितना बुक का टारगेट है लिखिए। पर्सनल एक्सपेंस कितना करना चाहते हैं। पर्सनल एक्सपेंस का मतलब होता है कि हम अपना अपीयरेंस के, अपना ड्रेस कोड पे कितना खर्चा करेंगे, या अपने अपने लुक के ऊपर कितना काम करेंगे, थोड़ा सा अच्छा कपड़ा, बूट, शूज, ये सारी चीजों के पीछे कितना एक्सपेंस करेंगे। तो ये अपने आप के ऊपर ही लगने वाला एक्सपेंस है। तो वहां पे लिखिए ट्रैवल का एक्सपेंस, क्योंकि ये एक्सपेंस हर दिन लगता है, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, आने जाने का खर्चा, बस ट्रेन किराया, ये सारी चीजें लगती है। और जब तक यहाँ पे पैसे बचाने का सोचेंगे तो हमारा नेटवर्क, हमारा काम बड़ा ग्रो नहीं हो पाएगा। तो लिखिए हर महीने कितना हमारा एक्सपेंस जाता है, तो साल का कितना एक्सपेंस हम अपना इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए देना चाहते हैं। और इसके बाद जो हमारा एरिया के अंदर बीओपी जीटीएस चलता है, तो हफ्ते का कितना सेमिनार हम अटेंड करेंगे, क्योंकि हमको भी चार्जिंग का जरूरत रहता है। तो जहां पे जीटीएस में जाते हैं वापस हमारा एनर्जी बूस्ट हो जाता है। तो हफ्ते में अलग अलग एरियाज में बहुत सारे जीटीएस मिलते रहते हैं। तो कितना हफ्ते का जीटीएस का टारगेट है, 2 या 3 या 5 जो भी अपने एरियाज में अवेलेबल है, तो वो टारगेट को लिखिए। और इस साल के अंदर कितने लोगों को हम ये बिजनेस देना चाहते हैं, स्पॉन्सर करना चाहते हैं, लिखिए यहाँ पे। तो अगर एक बार ऊपर का 5 चीजें लिख लिया, उसके बाद हमारा पूरा फोकस नीचे का एक्शन प्लान पे होना चाहिए। और अगर आपका फोकस नीचे का एक्शन प्लान के ऊपर है, आप ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बुक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर्सनल एक्सपेंस पे आप खर्चा कर रहे हैं, या ट्रैवल एक्सपेंस को आप दे रहे हैं, हफ्ते का 2 से 3 जीटीएस सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, आप लोगों को नया ज्वाइनिंग दे रहे हैं, मतलब लोगों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो ईमानदारी से बोल सकता हूं ऊपर जो चीजें लिखी है, पांचों की 5 चीजें डेफिनेटली हमको मिल सकती है। तो आज फोकस एक्शन प्लान के ऊपर हमारा रहना चाहिए, और ये चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कीजिएगा, ईमानदारी से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये किया, इस बिजनेस को क्यों करना है, आपका वाई क्लियर हो जाएगा। और वाई क्लियर है, इस बिजनेस में सक्सेस होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं कि इस बिजनेस को शुरू कैसे करना है, क्या ऐसे काम है जो हमें इस बिजनेस में आने के बाद करना है, कैसे हमारा काम को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं, कैसे हम इस काम को और बेहतर बना सकते हैं, तो कैसे शुरू कर सकते हैं। तो वाई का आंसर मैंने बताया कि वाई का आंसर कैसे लेना है। तो अब हम बात करेंगे हाउ, कैसे इस काम को करना है। और कैसे करना है उसके लिए इंग्लिश में एक कहावत है
कि वेल बिगुन इज हाफ डन, मतलब किसी भी काम की एक अच्छी शुरुआत की जाती है तो वो काम, आधा काम वहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए आज हम समझते हैं इस काम की एक अच्छी शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला, हमें इस काम की अच्छी शुरुआत करने के लिए दो टूल्स मैं आपको बताऊंगा। उस दो टूल्स के ऊपर सबसे पहला हमें काम करना है, बेसिक चीजें हैं जहां से हम अपने काम की एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। तो वो दो टूल्स क्या है? तो वो दो टूल्स है हमारा एक ड्रेस कोड और एक प्रॉपर बैग। यही हमारा शोरूम है, यही हमारा गोडाउन है, आप जो भी बोले इस बिजनेस के अंदर यही है। तो ये दो चीजों के ऊपर सबसे पहला शुरू करना है। तो सबसे पहला ड्रेस कोड। तो ड्रेस कोड में तो क्या ऐसा ड्रेस कोड होना चाहिए? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पे ऐसा ही ड्रेस कोड होना चाहिए, सूट है ना सर, तो सूट है तो इससे अच्छा ड्रेस कोड क्या हो सकता है? पर सूट है तो सूट भी कैसा होना चाहिए वो भी एक जरूरी है। अगर ऐसा सूट पहन के जाएंगे तो गली के कुत्ते तक नहीं छोड़ेंगे हमें। तो क्या करना है? तो सबसे पहला बेसिक चीजें मैं आपको बताता हूँ, छोटी छोटी चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आज कोई बड़ी बड़ी बात यहाँ पे नहीं करेंगे, छोटी छोटी चीजें जो हमारे काम को बेहतर बना सकती है, हमारे रिजल्ट को अच्छा बना सकती है। तो कहाँ से शुरू कर सकते हैं? तो सबसे पहला काम यहीं से शुरू करना है, एक अच्छा ड्रेस कोड, बेसिक चीजें है यहीं से शुरू करें। तो सबसे पहला, किसी को भी मिलने के लिए जा रहे हैं, बात करने के लिए जा रहे हैं या कोई जीटीएस सेमिनार में जा रहा है, तो एक फॉर्मल शर्ट पैंट रखिए, एक बेल्ट डालने की आदत रखिए, थोड़े से अच्छे शूज रखिए और एक अच्छे क्लीन सॉक्स रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट कि सॉक्स हमेशा क्लीन रखिए। बहुत सारे लोगों को देखा है कि दो दो तीन तीन चार चार दिन तक एक ही सॉक्स पहने रखते हैं। तो कहीं जाते हैं, किसी के घर पे जाते हैं तो हम अंदर जाते हैं, घर के लोग बाहर जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बातें हैं। और क्लीन शेव हमेशा रखिए, या अगर दाढ़ी रख रहे हैं तो थोड़ा सा उसको ट्रिम करके रखिए, पुष्पा के जैसा जंगल बना के मत चलिएगा। तो ये हमारा एक प्रोफेशनल बिजनेस है। और इसके साथ एक घड़ी का भी एक आदत डालिए, एक अच्छा सा हैबिट है। और एक टाई कोट, और इसके साथ एक अच्छा सा पेन, और पेन भी ऐसा जो चले, जहां जरूरत है वहां चलना भी चाहिए। बहुत सारे लोग जहां पे पेन रखते तो है, पर जहां जरूरत है निकाल के ऐसे 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 करते रहते, पेन चलता ही नहीं है। तो छोटी छोटी बातें काम को बेहतर बनाती है, रिजल्ट को बेहतर बनाती है। तो सबसे पहला बदलाव यहीं से हमें लाना है, यहीं से हमें शुरू करना है इस काम को। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब मैं इस बिजनेस में नहीं था उससे पहला मेरे पास न तो एक भी फॉर्मल शर्ट था, न पैंट था, न बेल्ट डालने की आदत थी, और मैंने मेरा ग्रेजुएशन टाइम पे भी ना कोई शूज कभी पहना था। मैं हमेशा सैंडल में ही रहता था, चप्पल में ही रहता था। पर इस बिजनेस में आने के बाद मेरे अप्लायंस ने, सिस्टम ने ये बताया कि यहाँ पे सबसे पहला बदलाव हमें अपने अंदर लाना है। तो मुझे ये लगता था कि ये अच्छा शर्ट पैंट ये पहन के चलना चालू करेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो मैं आपको एक चीज बोलता हूं, हम चाहे नोटिस करें या न करें, हमारे आसपास के बहुत सारे लोग जो हमें सालों से जानते हैं, देखते हैं, वो सारे लोग ये छोटी छोटी बातों को भी नोटिस करते हैं। लोग आपके कपड़ों को भी नोटिस करते हैं, लोग आपके शूज को भी नोटिस करते हैं, लोग आपकी घड़ी को भी नोटिस करते हैं। तो एक अपने अंदर शुरुआत, एक छोटा सा बदलाव लाने की यहां से शुरुआत करना है। और इसी के साथ एक और शुरुआत करना है कि एक हमारा शोरूम बोले या अपना गोडाउन बोले, कि एक अच्छा सा बैग रखना है। तो मैं बहुत बार बहुत सारे लोगों को बोलता हूं कि बैग कैसा होना चाहिए? तो बैग हमारा ऐसा होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है ऐसा बैग होना चाहिए? देखिए नाम भी कितना बढ़िया है, लूटे प्रोविजंस। तो आज बैग ऐसा अगर है हमारे पास तो बहुत सारा फायदा हो सकता है ना, कि इसमें जितने चाहे कपड़े इसके अंदर हम ले जा सकते हैं, प्रोडक्ट डाल के ले जा सकते हैं। कहीं पे गए हैं, घर से बीवी का कॉल आया कि कुछ आलू बैंगन टमाटर प्याज कुछ लेके आना, तो वो भी इसके अंदर लोड कर सकते हैं। अगर कहीं जा रहे हैं दो चार दिनों के लिए तो एक आध दो जोड़ी शूज भी इसके अंदर रख सकते हैं। तो क्या लगता है आपको कि ऐसा बैग होना चाहिए? हम आए हैं प्रोफेशनल बिजनेस के अंदर, तो हमारा बैग, हमारा गोडाउन, हमारा शोरूम कैसा होना चाहिए? तो हमारा शोरूम, हमारा गोडाउन कुछ ऐसा प्रोफेशनल होना चाहिए। एक अच्छा सा बैग हमारे पास होना चाहिए। और बैग होना चाहिए, उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बैग में क्या होना चाहिए। तो आज लिस्ट भी दे रहा हूं तो वो भी लिख लीजिए कि बैग में क्या होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों का बैग देखता हूं तो उसमें दो जोड़ी कपड़े रखे हैं, एक हाथ जोड़ी शूज रख के चलते हैं। तो क्या इसके लिए है? तो बैग में क्या होना चाहिए इसका भी बेसिक चीजें मैं बताता हूँ, कि बैग के अंदर एक प्लान का कॉपी होना चाहिए, कि कभी किसी को प्लान बताने का जरूरत पड़े तो वहां पे एक प्लान का कॉपी निकाल के रखिए, तो आप प्लान बता सकते हैं वहां पे।
या जैसे अभी बताया कि 2016 में गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इश्यू कर लिया था, तो उस गाइडलाइन का कॉपी निकाल के रखिए, एक्ट का कॉपी निकाल के रखिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म रखिए उसके साथ, और इसके साथ एक दो अच्छी किताबें रखिए कि कहीं पे भी गए कोई ऐसे इंसान को मिले तो वहां पे बुक का रेफरेंस भी आप बता सकते हैं, बुक में से बता सकते हैं, और बुक का उपयोग भी फॉलोअप में भी कर सकते हैं, बहुत सारी जगह पे किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ कंपनी का डायरी रखिए, तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है कंपनी का डायरी अगर रखा है। और इसके साथ प्रोडक्ट के बुकलेट रखिए, और इसके साथ कुछ एक ब्लैंक पेज भी हमारे पास होने चाहिए। किसी को कुछ अगर बताना है, प्लान पेपर पेन पे बताना है, या किसी को कुछ मल्टी आईडी समझाना है, तो पेपर होने चाहिए। और मैं ये बोलता हूँ कि पेपर रफ पेज नहीं होने चाहिए, एक ब्लैंक पेज A4 साइज के रखिए हमेशा, क्योंकि ये एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। और नेम लिस्ट का कॉपी रखना है, किसी को नए शुरुआत करते कोई ज्वाइन करता है तो इस बिजनेस को करने का, इस बिजनेस को सही तरीके से आगे ले जाने का पहला स्टेप ही यही है। तो कैसे, उसके बारे में मैं आगे बताता हूं, पर हमारे पास एक नेम लिस्ट का कॉपी होना चाहिए, एक अच्छा सा पेन हमारे बैग के अंदर भी होना चाहिए, उसके अलावा स्टेपलर भी होना चाहिए। तो स्टेपलर के बारे में एक चीज और बताऊंगा, स्टेपलर आप जब ले तो स्टेपलर बाद में लीजिएगा, सबसे पहला स्टेपलर का पिन को लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा है कि कहीं पे भी गए, लोगों के डॉक्यूमेंट्स आते, फॉर्म अपने फिलअप किया, तो उसके साथ जोड़ने के लिए स्टेपलर निकाल के ऐसा ऐसा करते रहते हैं, उसके अंदर पिन ही नहीं होता है। तो आज बिना स्टेपलर का मतलब बिना पिन का स्टेपलर कैसा होता है, तो बिना दांत वाला कुत्ता जैसे काटता है और गुदगुदी होता है, वैसा ही स्टेपलर बहुत सारे लोग लेके घूमते रहते हैं। तो वैसा स्टेपलर हमें नहीं रखना है। तो सबसे पहला स्टेपलर, स्टेपलर पिन भी रखिए, और एक रबर बैंड। और रबर बैंड के बारे में मैं आपको एक चीज बताता हूं कि मैं जो चीजें सीखा था, जब से शुरू किया तब से, छोटी बात है पर बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करती है। रबर बैंड का इंपॉर्टेंस क्यों है छोटी चीज है तो इंपॉर्टेंस क्यों, क्योंकि ये पहले का टाइम में क्या होता था, आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले, इतना गूगल पे फोन पे इतना सारा नहीं चलता था, कोई कैश पेमेंट लोग बहुत देते थे। तो आज तो ज्यादातर ऑनलाइन पेमेंट्स आता है, ट्रांसफर होता है। पर अगर कहीं पे भी एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि कहीं पे गए कोई कोई कैश पेमेंट देता है, तो एक चीज कभी मत करिएगा, उसके देखते हुए वो पेमेंट अपनी जेब में कभी मत रखिएगा, ये का गलत इंप्रेशन क्रिएट होता है। आप करना क्या है कि आपके पास बैग है, बैग में से रबर बैंड निकालिए, उस पैसे के ऊपर रबर बैंड लगाइए, कागज का एक टुकड़ा रखिए, उसके ऊपर उनका नाम लिखिए, और उनके नजर के सामने वो पेमेंट को बैग के अंदर रखिए। तो एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है। छह छोटी बात पर बहुत बड़ा इंपैक्ट सामने वाले के ऊपर डाल सकती है। तो रबर बैंड हमेशा रखिए, गम स्टिक रखिए। तो ये छोटी छोटी चीजें, तो हमारे शोरूम को सजाना है ये सारी चीजों से। तो एक ये छोटे छोटे हमारे दो टूल्स है। तो सबसे पहला हमारा ड्रेस कोड के ऊपर थोड़ा सा काम को शुरू करना है, और उसके बाद ये हमारा दूसरा टूल है जिसको हम बैग बोलते हैं। तो ये हमारा शोरूम गोडाउन सब कुछ है। तो ये दो चीजों से एक शुरुआत करनी है, एक बेसिक शुरुआत करनी है। और अभी चलिए हम समझते हैं, आपको मैं 4 स्टेप में हमारा इस बिजनेस को कैसे करना है, कैसे हम अपना इस काम को अच्छे से कर सकते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अभी ले चलता हूं हमारे 4 स्टेप के ऊपर। और हमारा पहला स्टेप इस बिजनेस में जहां से हमारी एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, तो वो पहला स्टेप है हमारा लिस्ट बिल्डिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पहलू है, लिस्ट बिल्डिंग। थोड़ी सी चीजें इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज लिस्ट बनाना है, तो एक चीज हमेशा कंपलसरी ध्यान में रखिएगा, लिस्ट हमेशा पेपर के ऊपर ही बनाना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इसमें पेपर के ऊपर बनाने का क्या जरूरत है, 10 नाम 15 नाम मेरे दिमाग में है। चलिए मैं इसके ऊपर आगे आपको बात करूंगा, पर अभी के लिए पेपर पे ही लिस्ट हमारा होना चाहिए। और मैं अभी ये बात करता हूं कि लिस्ट बिल्डिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहला समझ लीजिए कि हमारे घर पे या कोई भी इवेंट होता है, कोई भी शादी या कोई बर्थडे का इवेंट का आयोजन हम करते हैं, तो उस प्रोग्राम के अंदर भी देखिए कि हम सबसे पहला जो चीज करते हैं, जो सबसे पहला काम करते हैं, वही होता है लिस्ट बिल्डिंग। कहीं शॉपिंग पे जाना है, बहुत सारी चीजों को लाना है, तो भी हम बनाते हैं सबसे पहला लिस्ट की क्या क्या चीजें लाना है। और कोई शादी है तो सबसे पहला बनाते हैं लिस्ट कि किसको बुलाना है, क्या मेन्यू रखना है। तो हर एक बड़े प्रोग्राम के पीछे, हर एक प्रोग्राम, बड़े प्रोग्राम की शुरुआत होती है लिस्ट से। तो हम तो यहाँ पे एक बड़ा करियर शुरू करने के लिए आए हैं, तो एक करियर का सबसे पहला शुरुआत ही हमारा होगा लिस्ट से। और लिस्ट क्यों बनाना है, क्योंकि लिस्ट अपने आप में कॉन्फिडेंस देता है। कैसे कॉन्फिडेंस देता है, जैसे मेरा एग्जाम्पल से बताता हूं
कि मुझे आज से 11 साल पहले बताया गया था कि लिस्ट बनाना है, और मैंने ईमानदारी से 300 लोगों का लिस्ट बनाया, जिनको मैं जानता था, जो लोग मुझे जानते थे, वैसे 300 लोगों का लिस्ट मैंने बनाया, पेपर के ऊपर बनाया। और शुरुआत में मुझे सिखाया गया कि इन लोगों को इनवाइट करना है, प्लान बताना है, तो मैंने ये बताना चालू किया। और मेरे शुरुआत के 7 ऐसे लोग थे जिनके ऊपर मुझे पूरा भरोसा था, मेरे साथ बड़े हुए मेरे दोस्त, मेरे साथ पढ़े हुए मेरे दोस्त, जिनके ऊपर भरोसा था कि मैं इनको बिजनेस बताऊंगा तो ये लोग कभी मुझे ना नहीं बोलेंगे। तो वैसे सबसे पहले 7 मेरे ऐसे दोस्त थे जिन्होंने लाइन बाय लाइन ना बोला था। तो अभी सोच के देखिए, मेरा कॉन्फिडेंस इसीलिए बरकरार रहा क्योंकि मेरे पास 300 का लिस्ट था। और जब लिस्ट को देखते थे तो एक कॉन्फिडेंस आता था, एक आत्मविश्वास आता था कि इस 300 के लिस्ट में से अभी तो सिर्फ 7 अटे हैं, 293 अभी बाकी है। तो ये अपने आप में मुझे कॉन्फिडेंस देता रहा, हिम्मत देता रहा, क्योंकि अभी तो सिर्फ 7 गए हैं, पूरी दुनिया अभी 293 बाकी है। तो ये लिस्ट अगर आपके पास रहेगा 200-500 लोगों का, ये अपने आप में कॉन्फिडेंस देता रहेगा। और लिस्ट मैं बोलूंगा कि कम से कम 200-500 लोगों का बन सकता है। और कैसे? तो आप अपना मोबाइल को निकालिए, मोबाइल में जितने भी नंबर स्टोर है, अगर यहाँ पर बैठे, अगर अभी जूम के अंदर 994 लोग यहाँ पे है, तो मैं बोलूंगा कि 900 लोग अगर अपना मोबाइल को चेक करेंगे, अपना कांटेक्ट को चेक करेंगे, तो कम से कम ऐसे, कम से कम मैं बोल रहा हूं 300 400 500 नंबर आपके मोबाइल में जरूर से मिलेंगे। तो सोच के देखिए कि ये सब नाम आपने कैसे लिए, किसी चौराहे पे खड़े होके तू रुक तेरा नाम बता तेरा नंबर ला, क्या ऐसे हमने लिए? ये नाम हमारे फोन में ऐसे ही सेव किए जिनको हम जानते हैं, या वो लोग जहां हमें जानते हैं, या कहीं ना कहीं हम जिंदगी में मिले हैं, तो ऐसे ही लोगों का नाम है। तो वो जो मोबाइल पे है वही कांटेक्ट लिस्ट को पेपर के ऊपर बनाना चालू कीजिए। और क्यों बनाना है? क्योंकि इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस। लिस्ट बिल्डिंग ये 3 चरणों का काम है। क्योंकि आज कोई भी चीज जिसको हम हकीकत में देखते हैं, वो सबसे पहला किसी ना किसी के दिमाग में बना था, उसके बाद उसका कुछ डिजाइन, कुछ आइडिया पेपर के ऊपर आता है, और तब जाके तीसरी बार जो हम रियल में जिसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो रियलिटी में बनता है। तो आज एग्जाम्पल जैसे ताजमहल, तो ताजमहल जिसको आज हम देखते हैं, वो पहली बार किसी का दिमाग में, शाहजहां के दिमाग में वो बना होगा। उसके बाद कहीं ना कहीं कोई पेपर पे उसका कुछ डिजाइन बना होगा कि इसका ऐसा इसका शेप रहेगा, ऐसा इसका डिजाइन रहेगा। तो दूसरी बार कोई पेपर पे या कोई ऐसी चीज पे बनता है, और तीसरी बार जो मैं और आप देख सकते हैं वो रियलिटी में वो तीसरी बार बनता है। तो आज इस बिजनेस में बहुत सारे लोगों का एक छोटा सा गलती ये होता है कि आज इस बिजनेस में आ तो गए, आने के बाद बोला कि लिस्ट बनाना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये दिमाग में है लिस्ट, 10-12 लोगों का लिस्ट दिमाग में है, और 10-12 लोगों का लिस्ट दिमाग में है, और उसको पेपर पे, या आप एक्चुअल में 10-12 लोगों को नहीं जानते, आप कम से कम 300-400 लोगों को जानते हैं। एक और इसका प्रमाण देता हूं कि अगर आपके घर पे शादी है, तो आप सोच के देखिए कितने लोगों को इनवाइट करेंगे। तो हर कोई बोलेगा कि कम से कम अगर छोटे से छोटा भी प्रोग्राम करना है ना, तो 100 200 300 लोग तो आएंगे। तो कौन है वो लोग जिनको हम जानते हैं, हमारे नजदीक के लोग हैं, वही लोगों का नाम तो लिखना है। तो आज अगर 10-12 लोगों का नाम अगर आपका माइंड में है, आपने इस बिजनेस को बताना चालू किया, और मान के चलिए कि अगर 10 लोगों का नाम है और 10 में से 8-9 लोगों ने आपको मना बोल दिया, ना बोल दिया, तो आपको ये लगने लगेगा कि ये पूरी दुनिया अब उजड़ चुकी है, अब हमारा काम नहीं हो सकता, अभी कोई बचा ही नहीं है, मैं ये काम कैसे करूंगा? पर आप क्या सिर्फ 10 लोगों को जानते हैं? नहीं, आप जानते हैं 300 400 500 1000 लोगों को आप जानते हैं। तो पहला काम, पेपर पे लिस्ट बनाना। आज बहुत सारे लोग एक छोटा सा पहला स्टार्टअप ही, जैसे मैंने अभी बताया ना, वेल बिगुन इज हाफ डन। किसी काम की अगर अच्छी शुरुआत की जाए तो वो काम आधा वहीं खत्म हो जाता है। तो इस काम की अच्छी शुरुआत हमें पेपर वर्क से, अपना लिस्ट बिल्डिंग से करना है। तो आज बनाइए ज्यादा से ज्यादा लिस्ट। और बहुत सारे लोग, हालत क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पिछले 11 सालों में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग पेपर पे बनाते नहीं, माइंड पे रखते हैं। तो उसी तरीके का हालत होता है कि बहुत सारे लोगों का मुमताज मरता नहीं है और उन लोगों का ताजमहल बनता नहीं है। तो वैसे ही बहुत सारे लोग लिस्ट बनाते नहीं है, माइंड में रखते हैं, और माइंड में से सीधा रियलिटी में लाने का कोशिश करते हैं, बीच का जो स्टेप है वो गायब हो जाता है। तो वही वैसी हालत होती है, मुमताज मरती नहीं, ताजमहल बनता नहीं। वैसे ही बहुत सारे लोगों का लिस्ट बनता नहीं और उनका नेटवर्क बनता नहीं। तो अगर हम बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं, शुरुआत यहीं से कीजिए, ये पहला चरण है, पहला प्रोसेस है।
और लिस्ट बनाते टाइम हर किसी को इंक्लूड कीजिए। दोस्त का नाम लिखिए, रिलेटिव का नाम लिखिए, अड़ोसी पड़ोसी, स्कूल के फ्रेंड, कॉलेज के फ्रेंड है, हमारे जो जॉब में बिजनेस में हमारे जो सोशल फ्रेंड्स है, और डेली एक्वेंटेंसेस मतलब कि हमारी जो कि जितने भी दुकानदार है जिनको हम जानते हैं, जहां से किराना लेते हैं, जहां पे हम जाते हैं, हमारे सलून वाले का है, ब्यूटी पार्लर वालों का है, जितने भी लोगों को हम जानते हैं हर किसी का नाम को इंक्लूड कीजिए। और लिस्ट बनाते टाइम बहुत सारे लोगों का लिस्ट बनता क्यों नहीं? क्योंकि लिस्ट बनाते टाइम बहुत सारे लोग सोच के बनाते हैं, ये रमेश को बताऊंगा, ये तो करेगा नहीं, महेश उसके पास तो अक्ल ही नहीं है, ये नीलेश को बताना है, उसके पास तो क्रेडिट ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोच सोच के लिस्ट बनाते हैं। तो सोचना मत, लिस्ट बनाते टाइम एक ही काम करना है, सिर्फ लिस्ट बनाना है बस। तो किसी को प्रीजज नहीं करना है कि ये आएगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा, क्योंकि ये बिजनेस बहुत ही उल्टा फुल्टा बिजनेस है। कभी कभी हमें लगता है कि ये आदमी अगर हमारे नीचे हमारे नेटवर्क में आ गया तो मतलब कि तहलका मचा देगा पूरा एरिया में, तो कभी कभार वो आदमी आता ही नहीं है। और कभी कभी वैसे लोग आ जाते हैं तो कुछ होता नहीं है। और कभी ऐसे लोग भी आते हैं कि हमको लगता है कि ये क्या कर सकता है, तो वैसे लोग इस बिजनेस में कमाल करते हैं। तो आज अगर वैसा हमारे अपलाइन ने अगर हमारे बारे में सोचा होता कि जब इस बिजनेस को शुरू किया था कुछ नहीं था हमारे पास, तो अगर वैसा अगर सोचा होता तो आज शायद मैं भी इस बिजनेस में नहीं होता। तो आज हम बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा एक बदलाव ला सकते हैं। तो कभी भी ये लिस्ट बनाते टाइम ये कभी नहीं सोचना, और एक ऐसा लिस्ट बनाना है जो हमेशा बढ़ता रहे। आज आपने 300 का लिस्ट बनाया तो शायद कोई नाम छूट गया होगा, कभी कभार हम उनको मिलते हैं मार्केट में, या कभी किसी का कॉल आ जाता है, कभी सोशल मीडिया पे देखा तो हम नाम ये अचानक याद आ गया, तो वो नाम को ऐड करते रहिए। जैसे जैसे नए कॉन्टेक्ट होते हैं वो नाम को भी हमारे लिस्ट में ऐड करते रहिए, और हमारा लिस्ट हमेशा बढ़ता हुआ होना चाहिए। और आज तो लिस्ट बनाने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं, फेसबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम या पुराने फोटो एल्बम, फोन बुक, बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर के फैमिली मेंबर के साथ बैठिए और अपना लिस्ट को बढ़ाइए। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि दिस इज द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन नॉट इनोवेशन। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, इनोवेशन का बिजनेस नहीं है। आप जो करेंगे आपका टीम वही करेगा। अगर आप लिस्ट नहीं बना रहे, आपका टीम भी उम्मीद मत रखिएगा कि आपका टीम भी लिस्ट बनाएगा। तो सबसे पहला, अगर हम चाहते हैं कि हमारा टीम आने वाला टाइम का हमारा जो टीम है वो भी बड़ा लिस्ट बनाए, तो इसका शुरुआत हमें अपने से आज से ही करना है। और एक चीज देख बोला जाता है, बिगर द लिस्ट बिगर द नेटवर्क, मतलब जितना बड़ा लिस्ट होगा उतना बड़ा हमारा नेटवर्क होगा। तो आज लिस्ट को बनाना है, और लिस्ट को बनाना है तो मैं एक फॉर्मेट भी अगर चाहे तो एक फॉर्मेट भी आपको दे रहा हूं। तो फॉर्मेट ये है, इस फॉर्मेट में आप बनाइए अपना डायरी में, या ऐसा कुछ प्रिंट बना के रखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट निकाल के भी आप रखना बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो उसमें कुछ बेसिक चीजें, तो सबसे पहले जब लिस्ट बनाते टाइम जहां पे जो ये रेड बॉक्स आ रहा है वहां तक का सारा डिटेल पहले आंख बंद करके सारा चीजें लिख लीजिए, सभी लोगों का नाम लिख लीजिए। उसके बाद एक छोटा सा प्रैक्टिस मैं आपको बताता हूँ, वो आप प्रैक्टिस कीजिए। तो इसका क्या फायदा है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, आप नंबरिंग डालिए, नाम डालिए, कौन सा गांव शहर में रहते हो, मोबाइल नंबर है तो डालिए, आपका क्या संबंध है उसके साथ वो लिखिए, भाई है, काका है, मामा है, चाचा है, क्या है वो लिखिए, क्या कर रहे हैं वो लिखिए, शॉर्ट में लिखिए कि जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, क्या है वो लिखिए। यहां तक एक बेसिक डिटेल सारे लोगों के बारे में लिखिए। और उसके बाद पूरा लिस्ट 300 400 लोगों का जब लिस्ट रेडी हो जाए तो अपने अपलाइन के साथ बैठिए, और बाकी के जो चार खाने हैं जो वहां पे सारी चीजों को एक एक करके एक एक नाम को लेते जाइए और देखते जाइए कि सबसे पहला नाम है रमेश। तो सोच के देखिए महत्वाकांक्षी महत्वाकांक्षी है क्या, तो उसको कैसे पता लगा सकते हैं कि अगर वो नौकरी कर रहा है, नौकरी के साथ साथ कुछ और बिजनेस कर रहा है, कोई और चीजों को देख रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि वो पैसे कमाने के लिए हाथ पैर मार रहा है, मतलब वो महत्वाकांक्षी है। और उसके बाद भरोसा कर सकते हैं। तो इस कॉलम के अंदर ज्यादातर लोग नहीं, मैं बोलूंगा सभी लोग एक ही चीज करते हैं, सब टिक कर देते हैं, भरोसा, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, भरोसा तो सब सबको है। तो ये भरोसे वाला कॉलम ऐसे नहीं भरना है। भरोसे वाला कॉलम को कैसे भरना है मैं आपको बताता हूं। कि आपने नाम लिखा रमेश, तो आपको ये सोचना है कि अगर रमेश अगर माई लाइफस्टाइल में ज्वाइन हो गया होता और उसने हमें इनवाइट किया होता, तो क्या हम वो उसने इनवाइट किया तो क्या हम वो बिजनेस को देखने के लिए जाते? इसको बोलते हैं भरोसा। भरोसा एक तरफा नहीं होता, भरोसा दोनों तरफ से होना चाहिए। तो सोच के देखिए, अगर इस तरीके से अगर आंसर आता है यस, कि अगर रमेश ने मुझे बुलाया होता तो मैं डेफिनेटली इस काम को शायद करूं ना करूं, पर देखने के लिए उसने बुलाया तो मैं देखने के लिए जरूर से जाता।
तो वहां पे अगर ऐसा भरोसा है, टिक कीजिए। और खुद निर्णय ले सकता है, तो वैसे हम जानते हैं, वैसे लोगों को तो पता ही है कि अगर इसका कुछ करना है तो उसका डिसीजन उसकी वाइफ लेती है, इसका हस्बैंड लेता है, इसके पापा लेते हैं, इसका मम्मी लेते हैं, इसके बड़े भाई बड़ी बहन। तो अगर खुद निर्णय ले सकता है तो उसको बताइए यस। अगर नहीं ले सकता तो कौन निर्णय ले सकता है? पापा मम्मी बड़ा भाई बड़ी बहन वाइफ, कौन निर्णय ले सकता है? तो वो वहां पे लिखिए। तो जब भी इनवाइट करें ऐसे लोगों को जो खुद निर्णय नहीं ले सकते, तो उनके साथ उनके डिसीजन मेकर को भी इनवाइट करना है। या जब भी प्लान बताए तो दोनों को साथ में रख के ही प्रेजेंटेशन हमें देना है, ताकि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। क्योंकि कभी कभार होता क्या है, एक स्टूडेंट को लेके आए, प्लान प्रेजेंटेशन बताया, पूरा अच्छा भी लगा, पर उसको बताने के लिए, उसको समझाने के लिए, इस काम को शुरू करने के लिए पैसे तो घर से ही चाहिए। तो उसके लिए डिसीजन उनके फादर, उनके मदर, उनका बड़ा भाई बड़ी बहन लेने वाली है। तो हमारा पूरा टाइम, हमारा एनर्जी, हमारा एफर्ट पूरा वेस्ट हो जाता है। तो वैसे थोड़ा सा होमवर्क कर लिया होता तो हम कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छा रिजल्ट निकाल पाते। तो वैसे महत्वाकांक्षी, भरोसा और निर्णय, ये तीनों में अगर टिक आता है तो वहां पर रिमार्क के अंदर लिखिए ए। तो ए कैटेगरी वाले अगर आपने 300-400 लोगों का नाम अगर लिखा है, तो कम से कम मैं बोलूंगा आपको 30-35-40 नाम ऐसे मिलेंगे जो ए कैटेगरी में आते हैं। तो वैसा लिस्ट अलग कीजिए 35-40 लोगों का, और उन लोगों को अभी प्रेजेंटेशन बताना चालू करना है। तो थोड़ा सा छांट के हमने अपना लिस्ट में से थोड़ा सा छांट के, ये थोड़ा सा प्रोसीजर करके ये काम करना चालू किया। तो उससे होगा क्या कि कम टाइम में थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट हम क्रिएट कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा एक लिस्ट एंड कैटेगराइजेशन, ये हमारा पहला स्टेप है। तो पहला स्टेप को ईमानदारी से कीजिए, अच्छे से कीजिए। जितना ये काम को अच्छे से करेंगे, बाकी के स्टेप बहुत आसान होते चले जाएंगे। तो चलिए, अभी आई थिंक पहला स्टेप सबको समझ में आया कि ये एक बेसिक काम, यहां से हमारा काम की शुरुआत होगी। और दूसरा स्टेप है हमारा इनविटेशन, लोगों को आमंत्रित करना है अभी। तो आमंत्रित करने के लिए इनविटेशन कैसे देना है? बहुत सारे लोगों को ये सवाल रहता है कि सर बताते तो है, कोई आता नहीं है, समझता नहीं है, कोई आने के लिए रेडी नहीं है, कोई फोन नहीं उठाता है, तो ये सारी चीजें क्यों होती है? तो वैसे आज मैं एक चीज बताता हूँ कि बहुत सारे लोग, मेरा आज अलग अलग 10 स्टेट में आज मेरा टीम है। तो आज मैं अलग अलग स्टेट में जाते हैं, तो सर क्या बोलते हैं लोग? जब महाराष्ट्र में जाते हैं लोग क्या बोलते हैं? सर आपको पता ही नहीं है महाराष्ट्र में कैसे लोग हैं, कि यहाँ पे लोग समझने के लिए रेडी नहीं है, कोई जानने के लिए रेडी नहीं है। तो मैं उनको बोलता हूँ, ये काम करिए, आप गुजरात में आके काम करिए। गुजरात में अगर आप, मतलब कि आप सुबह उठते हैं तो आपके घर के सामने पूरा लाइन लगा रहता है, लोग फॉर्म में फॉर्म लेके पैसा लेके लाइन पे खड़े रहते हैं। तो आप गुजरात आ जाइए। गुजरात वालों को ही पता है कि गुजरात में क्या हालत है। जब वेस्ट बंगाल जाते हैं तो वेस्ट बंगाल वाले बोलते हैं कि सर आपको पता नहीं है यहाँ पे कैसे लोग हैं, यहाँ पे कोई आने के लिए तैयार नहीं है, समझने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं बोलता हूँ आप महाराष्ट्र जाके काम कीजिए, महाराष्ट्र में लोग मतलब धक्का मुक्की कर रहे हैं ज्वाइन होने के लिए। ऐसा माहौल है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र वाले लोगों को वहीं पता है कि वहां पे भी कैसा माहौल है। तो मतलब हर जगह पे सेम माहौल है, सेम परिस्थिति है। और उसी परिस्थिति में लोग डिस्ट्रीब्यूटर से एनटीसी भी बन रहे हैं, आईटीसी जा रहा है, डायमंड जा रहा है। तो हम भी जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? चलिए सीखते हैं इस छोटी छोटी बातों को। तो सबसे पहला इनविटेशन। तो इनविटेशन हमेशा छोटी छोटी चीजें कैसे देना है वो बताने से पहले छोटी छोटी बातें बताता हूं। तो इनविटेशन देते टाइम हमेशा उत्साहित रहे, एक्साइटेड रहे। क्योंकि मरे मरे हुए बात करेंगे तो मरे हुए लोगों के पास कोई जाना पसंद नहीं करता, मरे हुए लोगों के साथ कोई जुड़ना तक पसंद नहीं करता। तो सामने वाले को मरी मरी बातें करते हैं, तो सामने वाले को भी समझ में आता है ये आधा मरा है, अगर मैं इसके साथ जाऊंगा तो हम दोनों पूरे मर जाएंगे। तो हमेशा इनविटेशन देने से पहले उत्साहित रहिए। उत्साह कैसा होना चाहिए? चलिए मैं आपको बताता हूं उत्साह कैसा। मान लो कोई लड़का या लड़की का नया नया एंगेजमेंट हुआ है, तो सोच के देखिए वो कितना उत्साहित रहता है, कितना खुश रहता है, कितना उत्साहित रहता है। क्या अभी सिर्फ एंगेजमेंट हुआ है? क्या वो लड़का या लड़की घर पे आ चुके? नहीं। फिर भी उत्साहित रहता है, क्यों? पता है आज नहीं तो कल वो लड़का या लड़की आएंगे घर पे। तो आज माई लाइफस्टाइल को शुरू किया है, तो आज मान के चलिए कि आज भले डिस्ट्रीब्यूटर है, आने वाले 4 साल 5 साल के बाद मैं माई लाइफ का करोड़पति हूं। तो क्या वो जिस उत्साह से वो लड़का या लड़की घर पे आ रहे वो उत्साहित रहता है, वैसा उत्साह के आने वाले 4-5 साल में मैं करोड़पति बनने वाला हूं माई लाइफस्टाइल से, तो क्या उस उत्साह से हम लोगों को इनविटेशन नहीं दे सकते? तो हमेशा इनविटेशन देते टाइम उत्साहित रहिए।
एक्साइटेड रहिए, क्योंकि हम आने वाले 4 4 या 5 साल के बाद के पक्के करोड़पति है, अगर सही सिस्टम से अगर काम कर लिया तो वैसा उत्साह हमारी बातों में, हमारी बॉडी लैंग्वेज में, हमारी आंखों में वो दिखना चाहिए। और इसके बाद छोटी बात है, इनविटेशन देने से पहले कभी किसी को भी प्री जज मत कीजिएगा, ये करेगा ये नहीं करेगा, आएगा नहीं आएगा। डोंट थिंक अबाउट इट। जस्ट हमारा काम है इनवाइट करना। और कभी भी गलत कमिटमेंट किसी को मत दीजिएगा, अपने पर्सनल फायदे के लिए झूठ बोल के कभी भी किसी को नहीं बोलना है कि आने वाले 6 महीने में करोड़पति हो जाएंगे, 1 साल के अंदर हम मर्सिडीज ले लेंगे। तो जिन्होंने मर्सिडीज मर्सिडीज यहाँ पे मिलता है, करोड़पति बनते हैं लोग, पर कितना जिन जिन लोगों ने यहाँ पे मर्सिडीज लिया, करोड़पति बने, उन लोगों का जर्नी थोड़ा देखे कि कितना टाइम उन्होंने स्पेंड किया। वो टाइम अगर हमें, तो वो टाइम, इतना टाइम और वो जो लोगों ने जो किया वो अगर हम करेंगे तो यहां से पक्का करोड़पति भी बन सकते हैं, मर्सिडीज भी ले सकते हैं। तो आज कभी भी गलत कमिटमेंट देके किसी को भी बिजनेस के बारे में कभी ना बताए। और इनविटेशन जितना होता हो सकता है उतना शॉर्ट एंड सिंपल रखिए। और कैसा एग्जाम्पल बताता हूँ वापस, आसानी से समझ में आएगा। इनविटेशन शॉर्ट एंड स्वीट मतलब, अगर मान लो आपका खुद का शादी है और आप लोगों को बताने के लिए इनविटेशन कार्ड देने के लिए लोगों के घर पे जाते हो, तो क्या आप कैसे इनविटेशन देते हो? ये बस भाई मेरा शादी है और तुझे आना है, और तू नहीं आएगा तो मैं गुड़ी नहीं चढ़ूंगा। भले वापस गुड़ी चढ़ जाते हो, पर बोलते हमेशा यही चीज है अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को, तुझे आना ही पड़ेगा, तेरा जो भी काम है कुछ भी है, पर इस तारीख को तू मेरे यहाँ होना ही चाहिए। बस इतना ही बताता है ना, और कुछ बताते हैं क्या इनविटेशन में? आप बताए कभी कि ये मेरा शादी का कार्ड है, देखिए इस तारीख को शादी है, जब आप आओगे तो वहां पे हमारा पहला जो खाने का मेन्यू है उसमें पहला सूप रहेगा, उसके बाद सलाद रहेगा, उसके बाद स्वीट में ये रहेगा, पूरी रहेगा, सब्जी रहेगा, छाछ रहेगा, ये रहेगा। क्या कभी इतना डिटेल में बताया क्या? कितना बताते हैं? इस तारीख को शादी है और तुझे आना है। कितना हक से, कितना कॉन्फिडेंस से बताते हैं। बस वैसा ही हमें कॉन्फिडेंस से, हक से बताना है। और 4 5 लोगों को, अगर आपका टारगेट है जीटीएस हफ्ते में, यहाँ पे अगर मुंबई के अंदर कोई एरिया में अगर जीटीएस हो रहा है, आपको उस जीटीएस में अगर बताना है, 1 लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन बताना है, तो आप कम से कम 5 लोगों को इनविटेशन दीजिए। क्योंकि एक नियम है, आपको बताता हूं, क्योंकि 5 को बताएंगे और जब भी आखिरी दिन आप कॉल करेंगे, उनमें एक आपका कॉल नहीं उठाएगा, एक के घर पे अचानक मेहमान आ जाएंगे, एक अचानक बीमार हो जाएगा, और एक के घर पे किसी का डेथ हो जाएगा। ये सालों से चलता हुआ सिलसिला है। और एक आएगा, तो कम से कम अगर एक को बिठाना है, 5 को बताइए। ये बेसिक नियम है, बेसिक फंडामेंटल्स है। और कभी भी अपनी बातों को बताने के लिए कभी एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, मीटिंग, सिटिंग, सेमिनार, ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें। तो कौन से शब्दों का प्रयोग करना है आगे बात करते हैं। पर सबसे पहला, जब भी किसी को इनवाइट करे तो कम से कम 2 से 3 घंटे का टाइम लेके बोले, क्योंकि हमारा जीटीएस ऐसा नहीं है कि आधे घंटे 1 घंटे में खत्म होता है। तो 2 से 3 घंटे का बोल के ही इनवाइट करना है, तो उसका माइंड ओपन रहेगा, समझने के लिए रेडी रहेगा। और इसके बाद इनविटेशन देने में दम हमारा कब आएगा, हमारा उत्साह कब बढ़ेगा? जब आपका सोच ये आएगा कि हम कोई सेलिंग करने के लिए नहीं जा रहे, कोई चीजें बेचने के लिए नहीं जा रहे, हमारा काम है इस बिजनेस को, इस अपॉर्चुनिटी को, इस मौके को शेयर करना। और मैं बोलूंगा उससे भी एक स्टेप आगे, जब आपका सोच ये है कि हम शेयर करने के लिए नहीं, हम सर्व करने के लिए जा रहे हैं, सेवा करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आज हमारे पास ऐसा मौका है जिस मौके की वजह से सामने वाले का जिंदगी में हम हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो आज ये सेवा का ही तो काम हुआ, ये सर्विंग का ही तो काम हुआ। जब आप इस पर्सपेक्टिव से, जब आप इस सोच से लोगों को बताते हैं, तो आपके इनविटेशन में वो दम, वो एक्साइटमेंट वो दिखता है। तो हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा विचार, हमारा सोच सेलिंग का नहीं, सर्विंग, शेयरिंग का, और शेयरिंग से भी आगे बढ़ के सर्विंग का होना चाहिए। तो आज हम लोगों को ये मौका देने जा रहे हैं, ना कि उससे उसके पास से 10 20 हजार रुपया लेने के लिए, हम मौका देने के लिए जा रहे हैं। ऐसा गिविंग एटीट्यूड हमारे पास होना चाहिए। और जब इस सोच के साथ जाओगे कि हम उसके पास से कुछ ले नहीं रहे, हम उसको एक मौका दे रहे हैं, और जब ऐसा एक एटीट्यूड के साथ जाएंगे, वो एटीट्यूड, आपका कॉन्फिडेंस, वो आपकी आंखों में, आपकी बातों में वो एक्साइटमेंट, वो कॉन्फिडेंस दिखाई देगा। और चलिए अब समझते हैं इनविटेशन देने के कुछ 2 3 छोटे छोटे फंडे मैं आपको बताऊंगा, और कुछ टॉपिक आपको दूंगा, उस टॉपिक के ऊपर आप बात कर सकते हैं। तो आज इनविटेशन मैं बोलूंगा बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है, लोगों को बुलाना सेटिंग सेमिनार, जीटीएस सेमिनार के अंदर बहुत ही आसान है। तो इनविटेशन का प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहला एक थियरी को याद रखिएगा, कि जब भी आप किसी को मिले या कॉल पे बात करें, तो सबसे पहला ये थियरी को याद रखिएगा, FORM थियरी, जिसको फॉर्म थियरी भी बोलते हैं। तो
ये थियरी से बातचीत करने का शुरुआत करिए। सबसे पहला एफ स्टैंड करता है फैमिली। जब भी आप किसी को मिले फोन पे बात करें तो सबसे पहला फैमिली के बारे में पूछिए। उसके बाद ऑक्यूपेशन के धंधा पानी कैसा चल रहा है उसके बारे में पूछिए। तीसरा रिक्रिएशन के बारे में, मतलब आप अपना खाली टाइम में क्या कर रहे हैं, तो कौन सा दिन छुट्टी रहता है, ये सारी चीजों का इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। और उसके बाद पैसे, पैसे के बारे में ये नहीं पूछना कितने पैसे तेरे पास पड़े हैं। पैसे के बारे में मतलब उसका प्रॉब्लम आप यहां से समझ सकते हैं। पैसे के बारे में मतलब एक चीज अगर आपको बता दूं, लोगों को आज की तारीख में परेशानी यह है, दिक्कत यह है कि लोगों को कोई सुनने वाला नहीं है। बस आपको दो चीज लेके जाना है इनविटेशन देते टाइम, अपना कंधा और एक रुमाल। लोग बोलते हैं, आप लोगों के पास जाके बैठिए, कोई नौकरी कर रहा है बताइए यार आज की तारीख में कैसा माहौल है कि आज जितना तेजी से महंगाई बढ़ रहा है उस हिसाब से हमारा इनकम नहीं बढ़ पा रहा है। तो तेरा भाई बहुत अच्छा है, तेरा बहुत सही है, तेरा नौकरी बहुत अच्छा है या तुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस सिर्फ इतना बोल के छोड़ दीजिए। बाकी वो अपना रोना खुद रो लेगा, बस एक कंधा और एक रुमाल देना है बस। तो बस उसको इतना ही बोल के ट्राई तो कीजिए, प्रैक्टिकली जाके मिलिए, लोगों को बताइए तेरा भाई सही है, बहुत अच्छा है, तेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरा इनकम बहुत अच्छा है, सेट है तू। वो कुछ जो सेट नहीं है, आज आज अगर मुंबई या अहमदाबाद या बड़ौदा बड़ौदा जैसे सिटी में बात करें, आज 50,000 लाख रुपया भी कोई कमा रहा है तो उतने में भी कुछ बचता नहीं है। हम भी जानते हैं, वो भी जानता है, बस उसको सिर्फ बुलवाना है। तो ये फॉर्मेट में अब काम करना, बोलना चालू कीजिए, लोगों के साथ बताना चालू कीजिए। और जब वो बोलेगा, वो अपनी जरूरत अपनी नीड अपने मुंह से ही बोलेगा। लोगों का जरूरत को समझिए, उसका नीड को समझिए और उसका नीड को पूरा करना है, बस यही होता है इनविटेशन। इनविटेशन के मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं, किन चीजों के ऊपर हम इनवाइट कर सकते हैं लोगों को। तो आज मान लो कोई मुंबई जैसा सिटी में रहता है या कोई अहमदाबाद बड़ौदा कोई इंदौर भोपाल जैसा कोई सिटी में रहता है। तो आज वैसा सिटी के अंदर है, आज 30 40 50 हजार का इनकम कुछ नहीं है, आज खर्चों में ही इतना चला जा रहा है, मतलब किसी का इनकम कम है या कम बचत कर रहा है। तो उनको पूछिए, उनको बोलिए कि यार आज जिस हिसाब से हमारा महंगाई बढ़ रहा है उस हिसाब से हमारा इनकम ग्रो नहीं हो रहा है। तो आज कुछ इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए कि नहीं। तो क्या बोलेगा, सोचना तो चाहिए आज, सही बात है। और उनको बोलिए कि आज मेरे पास एक ऐसा मौका है, अगर उस मौके को समझ लिया जाए या उसके ऊपर मिल के थोड़ा सा काम कर लिया जाए तो हम अपनी इनकम को भी बढ़ा सकते हैं, हम अपना सेविंग को भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा मीटिंग सीटिंग सेमिनार शब्दों का इस्तेमाल हुआ, उसका जरूरत के ऊपर हमने, इसको हॉट बटन बोलते हैं, उसका हॉट बटन को दबाया, वो रेडी है। तो अगर तू बोले तो मेरे पास एक ऐसा मौका है जो मैं तुझे बता सकता हूँ, अगर तू बोले तो बता सकता हूं। तो ये डायलॉग हमेशा अपने दांत में डालिए, क्योंकि पहला ये विचार हमारा था, अब हमें पूछा तू बोले तो बताऊंगा, तो बोले कौन सा इंसान है जिसको जरूरत है, वो नहीं बोलेगा कि भाई बता, तो वो बोलेगा बताओ। तो मतलब अब जो विचार पहले हमारा था अब वो विचार उसका है। तो वो बोलेगा बता, तो उसके बाद शॉर्ट एंड सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट, इतनी इतनी ही बात बोलना है कि मैं तुझे जब बोलूं तब 2 से 3 घंटा निकाल के हमें एक पूरा एक प्लेटफॉर्म को समझने के लिए एक प्रोग्राम है, वहां पे हमें जाना है और पूरा समझना है। समझने के बाद डिसाइड करेंगे कि करना है कि नहीं करना है और कैसे कर सकते हैं। बस सिर्फ इतना ही बोलना है। अगर और आगे पूछे तो आप बता सकते हैं, क्योंकि अगर इतना बोल के छोड़ दिया तो सामने और सवाल तो आएंगे, क्या है थोड़ा सा बता, कुछ और बता, कोई कंपनी है, कोई चेन है, कोई ऐसा है वैसा है, बहुत सारा चीजें बोलेगा। तो उसको एक ही चीज में आंसर देना, देख भाई 2 घंटे का प्रोग्राम, 2 घंटे की बातचीत मैं तुझे 5 मिनट में नहीं बता सकता और अभी मुझे जल्दी है, मैं जा रहा हूँ। तो तू तैयार रहना, हमें जाना है, वो प्रोग्राम को देखना है, समझना है, एक उत्साह के साथ कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। तो आज उसका जरूरत है तो वो समझने के लिए क्यों नहीं आएगा। और ना तो हमने कोई मीटिंग सीटिंग सेमिनार डायरेक्ट सेलिंग ऐसा शब्दों का इस्तेमाल किया। तो वैसे अगर वो सोच के देखिए, किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ाई को लेके आप बात कर सकते हैं कि आज पढ़ाई कितना महंगा हो चुका है, अगर बच्चों को अच्छा स्कूल कॉलेज में पढ़ाना है तो बहुत सारा हमें एक्सपेंस लगता है। तो आज मेरे पास एक ऐसा मौका है जिसको अगर समझ लिया जाए तो हम अपना बच्चों का पढ़ाई एक अच्छा स्कूल में अच्छा कॉलेज में हम करवा सकते हैं, उसका एजुकेशन बहुत अच्छे से करवा सकते हैं। तो सोच के देखिए, अगर उसका नीड है उसके ऊपर अगर हमने बात किया तो कौन सा ऐसा इंसान है जिसको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो बस ऐसे पॉइंट्स को निकालिए। जैसे किसी का खुद का मकान है तो होम लोन चल रहा होगा, या नहीं है तो उसका घर मकान बनाने का एक ख्वाब है, एक सपना है, टारगेट है। तो उसको लेके आप इनवाइट कर सकते हैं। अगर आने वाला आने वाला जो 15 साल का या 20 साल का ईएमआई है जो आने वाला, अगर 5 साल के अंदर 7 साल के अंदर हम उसको पे कर पाए तो कैसा रहेगा। तो आज मेरे पास एक ऐसा मौका है कि अगर उसको समझ लिया जाए और साथ में मिलकर अगर थोड़ा सा काम कर लिया जाए
तो हम हो सकता है कि 15 साल की किस्तें हम आने वाले 5 साल या 7 साल के अंदर चुका सकते हैं। तो वैसे मौके को समझने के लिए हमें 2 घंटा निकाल के जाना है, समझना है, देखना है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है कि नहीं करना है और कैसे करना है। तो बस इतना आसान शब्दों में उसकी जरूरतों को देखिए। तो वैसी जरूरत हो सकती है किसी को खुद की गाड़ी लेना है, या किसी का गाड़ी लिया है तो उसका ईएमआई चल रहा है, किस्तें जा रही है, तो उसको ध्यान में रख के इनविटेशन दे सकते हैं। कोई रिटायरमेंट की नजदीक है, कोई रिटायरमेंट चाहता है, अपना काम में थोड़ा सा व्यस्त है और अर्ली रिटायरमेंट चाहता है, या रिटायरमेंट कोई हो रहा है, कोई सीनियर सिटीजन है, तो उनको बताइए कि सर आपका उम्र है, आपका तजुर्बा है, आप बहुत सारी लोगों की जिंदगी में कुछ हेल्थ वाइज वेल्थ वाइज बहुत अच्छा सा योगदान दे सकते हैं। तो सर क्या वैसे आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं? और अगर आपका तजुर्बा किसी की जिंदगी बदल सकता है तो वैसे काम को सर देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? आपका एक्सपीरियंस बहुत सारी लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सकता है, तो वैसा मौके को लेके आप इनवाइट कर सकते हैं। या किसी को आप जानते हैं, आपका नजदीक का कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, कर्जा हो चुका है, तो उसको रिलेटेड उसको ध्यान में रख के आप इनविटेशन दे सकते हैं। या कोई ऐसा घर है जहां पे आने वाले टाइम में कोई शादी ब्याह ऐसा कोई खर्चा आने वाला है, तो उस पॉइंट को ध्यान में रखे कि हम आने वाला जो खर्चा है आने वाले 5 साल में, किसी का लड़का है, किसी का लड़की है, तो उनको अभी पता है कि आने वाले 5 साल में शादी का खर्चा आने वाला है या कुछ वैसा खर्चा आने वाला है, तो उन खर्चों को ध्यान में रख के आज से बताए कि अगर आने वाले 5 साल में एक शादी का खर्चा आने, आज शादियां कितनी महंगी हो चुकी है, कितना खर्चा जा रहा है, तो मेरे पास एक मौका है कि वो खर्चे को हम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो उसको ध्यान में रख के बताइए। किसान है तो उसको बताइए कि आज क्या क्या तकलीफें आज मार्केट में आ रहा है, कि खेती करते टाइम या पाक को लेते टाइम या बारिश या बहुत सारा अनसर्टेनिटी रहता है। जब बीज लेने जाते हैं उसका भाव भी व्यापारी नक्की करता है, जब बेचने जाते हैं तो भाव व्यापारी नक्की करता है। तो आज किसान के हाथ में कुछ नहीं है। तो आज एक ऐसा मौका है जो ये अनसर्टेनिटी से बाहर आ सकते हैं और जॉब पर्सन को बता सकते हैं। तो जॉब वाले का ज्यादातर मेंटालिटी क्या रहता है, क्योंकि मैं खुद जॉब से आने वाला इंसान हूं, तो जॉब वाले इंसान का सबसे ज्यादा एक हमेशा सोच क्या रहता है कि सेविंग के बारे में, बचत कैसे हो सकता है उसके बारे में। तो उनको सेविंग के लेके आप बता सकते हैं, बिजनेसमैन को बता सकते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट में हम कैसे एक अच्छा सा बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। तो ये सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसको लेके आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। लोगों की जरूरतों को समझिए और उस जरूरतों के बिहाफ पे आप इनवाइट करिए, लोग आते हैं, समझते हैं और काम को करते भी है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे। और इसके बाद तीसरा स्टेप है कि अभी इनवाइट कर लिया तो हमें प्लान शो करना है। तो प्लान बताने के 3 तरीके हैं। आप किसी को 1-to-1 प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, या होम प्लान बता सकते हैं, या आप जीटीएस बीओपी में, जो कि लगी लगाई हुई सिस्टम है और आज हमारा कंपनी में पूरा पूरा इंडिया भर में एक ऐसा सिस्टम लगा लगाया सिस्टम है, तो जिसका हम फायदा ले सकते हैं। तो आज इसके अंदर तो हमें सिर्फ इनवाइट करके बाकी सब कुछ रेडीमेड रहता है। लोग एक्सपीरियंस लोग जो है वो आके प्लान प्रेजेंटेशन लेते हैं, शेयरिंग करते हैं, जो भी सारे जो भी लीडर्स है, तो लगा लगाया सिस्टम है। और आज अगर हम 1-to-1 होम प्लान अगर बात करें, तो होम प्लान 1-to-1 के बारे में अगर वो हिसाब से अगर किसी को आप प्लान बताना जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको और चीजें बताऊंगा। थोड़ा सा 8 चीजों के बारे में आप ध्यान से ख्याल रखिएगा कि अगर 1-to-1 प्रेजेंटेशन आप किसी को दे रहे हैं, किसी को होम प्लान के लिए जा रहे हैं, तो 8 चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहला, लिख लीजिएगा ये 8 चीजों को या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि क्या क्या चीजों का, छोटी छोटी चीजें जो हमारे प्रेजेंटेशन को बहुत बेहतर बहुत अच्छा बना सकती है। सबसे पहला कि एक अच्छे ड्रेस कोड में हमेशा रहे। जब भी प्रेजेंटेशन करने के लिए किसी को बिजनेस के बारे में बताने के लिए जाए, हमेशा अपने पास एक लोडेड बैग रखिए। मतलब जिसके अंदर जो सारी चीजें जो मैंने बताई जो जरूरी है वो सारी चीजें हमारी बैग के अंदर होनी चाहिए। अपने मोबाइल को सबसे पहला साइलेंट मोड पे रखिए। और मैं एक चीज बोलूंगा, जो लोग नई नई शुरुआत किए या लोगों को जाके बताना चालू किए, तो शुरुआत में थोड़ा सा डर, थोड़ा सा हिचकिचाहट रहता है। अगर वो डर है, सही है, सबको कोई छोटा मोटा डर रहता है, पर जितना जल्दी हम बताना स्टार्ट करेंगे तो बेहतर होते जाएंगे। और अगर डर लग रहा है या बताने में कुछ प्रॉब्लम होगा या गलती होगा, तो सबसे पहले एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डालिए। जब भी प्रेजेंटेशन लेते हैं अपना खुद का प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड कीजिए, प्रेजेंटेशन अपने अपलाइन को भेजिए कि सर मैंने आज एक प्रेजेंटेशन लिया, आप थोड़ा सुन के बताइए इसमें क्या क्या और करेक्शन कर सकते हैं, तो आपके अपलाइन आपको थोड़ा सा करेक्ट करवाएंगे। तो जब भी आप कोशिश करें शुरू करने जा रहे हैं, तो एक दो प्रेजेंटेशन आप अपलाइन को भेजिए, उनको एक्सपीरियंस है वो आपको थोड़ा सा और बेहतर बनाते जाएंगे। तो छोटी छोटी बातें कर सकते हैं। और जब भी प्रेजेंटेशन करने के लिए जाए,
तो गेस्ट का फुल डिटेल लेके जाइए, क्या नाम है, कौन से ऑक्यूपेशन है, उनका फैमिली में कौन कौन है, कुछ बेसिक डिटेल रखे जाएंगे। आपको उस हिसाब से क्या एग्जाम्पल देना है, किस तरीके से बात करना है, किस थोड़ा सा नीड के बारे में समझ के जाएंगे, बहुत आपका शानदार प्रेजेंटेशन रहेगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी प्रेजेंटेशन देते हैं उस टाइम पे गेस्ट का नाम सबसे ज्यादा से ज्यादा बार बोलिए, क्योंकि इस दुनिया में किताब में पढ़ा था कि सबके एक हर एक इंसान को सबसे प्यारा अगर कोई चीज है तो वो है अपना खुद का नाम। तो आप जितनी बार अगर अपना प्रेजेंटेशन के अंदर गेस्ट को उनके नाम से थोड़ा सा याद करके गेस्ट को उनके नाम से बुलाना चालू कीजिए। और अपने प्रेजेंटेशन के दौरान ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछे, सर सही है राइट और रॉन्ग, सवाल ज्यादा से ज्यादा पूछे। और एक प्रायर अपॉइंटमेंट हमेशा लेके ही मिलिए। और इसके साथ जो डर रहता है कि मैं जाऊं तो सही पर सवाल आएंगे तो क्या करेंगे, बहुत डर रहता है शुरू शुरू में। तो आप जब भी अपना प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए जा रहे थे आप उनको बोलिए कि सर आने वाले 40-45 मिनट में आपको प्रेजेंटेशन बताऊंगा, अगर कोई सवाल है तो आप नोट डाउन करके रखिएगा, प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो रास्ता क्लियर है, 40-45 मिनट आपका रास्ता क्लियर है। आप बताइए बीच में कोई पहले ही डिक्लेयर कर दिया तो आपको कोई डिस्टर्बेंस या तो बीच में इंटरप्शन नहीं करेगा। तो ये छोटी छोटी 8 बातों का हमें ख्याल रखना है। और अब प्लान बताने के 1-to-1 प्रेजेंटेशन या होम प्लान करें, 4 तरीके होते हैं। सबसे पहला प्रोबिंग, ओपनिंग, प्रेजेंटेशन और क्लोजिंग। तो सबसे पहला प्रोबिंग जो होता है, प्रोबिंग और कुछ नहीं है कि जब गेस्ट के साथ जाते हैं उसके साथ थोड़ा सा कनेक्ट होइए, थोड़ा सा उसके बारे में इंटरेस्ट लीजिए। सर आपका नाम क्या है, आप कौन से एरिया में रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कौन सा जॉब कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं, बिजनेस है तो क्या बिजनेस है, कितने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, अभी कैसा माहौल है इस बिजनेस को लेके इंडिया के अंदर, या ऐसा कैसा कंपटीशन है। या ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें गेस्ट के साथ कनेक्ट होना सीखिए, ताकि वो आपके साथ कंफर्टेबल होके आने वाले 40-45 मिनट आपको शांति से सुन पाए। तो पहला प्रोबिंग का मतलब है सामने वाले के साथ आसान शब्दों में बात करें तो कनेक्शन बनाना है, सामने वाला अपने आपके साथ कंफर्टेबल महसूस कर पाए। और उसके बाद दूसरा पार्ट आता है ओपनिंग। और ओपनिंग पार्ट का मकसद यही होता है कि गेस्ट हमें आने वाले 40-45 मिनट शांति से सुने। तो सुनेंगे कैसे, उसके लिए सबसे पहला अच्छा एक ओपनिंग ये हो सकता है कि एक सवाल से शुरुआत करिए कि सर मैडम आने वाले 15 साल में आपको क्या लगता है आपको कितने रुपए की जरूरत होने वाली है, सारे खर्चों को पूरा करने के लिए, एजुकेशन का खर्चा है, हमारा डेली घर चलाने का खर्चा है, या हमारा कोई कोई शादी वगैरह कुछ आ रहा है, या मेडिकल का कोई एक्सपेंस है। तो क्या कभी सर आपने सोच के देखा है, क्या मैडम आपने कभी सोच के देखा कि आने वाले 15 साल में हमें कितने रुपयों का जरूरत पड़ने वाला है। तो ज्यादातर लोगों के पास इसका आंसर नहीं होता है। और इसी शुरुआत कर सकते हो और बताइए कि सर अभी मैं आने वाले 40 से 45 मिनट आपको जो प्रेजेंटेशन बताने वाला हूं, एक मौका जो शेयर करने वाला हूं, हो सकता है कि आने वाले 15 सालों में बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो शायद हमारी नौकरी, हमारे बिजनेस में शायद वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो वो वैसे सारे खर्चों को हम इस मौके के माध्यम से पूरे कर सकते हैं। तो मुझे आने वाले 40 से 45 मिनट थोड़ा शांति से सुनिए। तो एक अच्छा ओपनिंग जो हमारा पर्पस था कि वो हमें सुने, सबसे पहला 40-45 मिनट वो हमारा एक यहां से क्लियर हो जाएगा। और उनको बताइए कि सर आप इस मौके को ऐसे देखिएगा कि आने वाले 15 साल के कौन से ऐसे खर्चे हैं जो हम यहां से थोड़ा सा सेटल कर सकते हैं। तो उसका माइंड अब कहाँ लग जाएगा कि मुझे मेरे लिए क्या इसके अंदर अच्छा है, मैं कैसे अच्छा कर सकता हूं, मेरे लिए इसमें से क्या फायदा हो सकता है, वो ढूंढने की कोशिश करेगा आपके प्रेजेंटेशन के दौरान। तो ये ओपनिंग पार्ट था। तीसरा है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन आप कोई भी चीज पे ले सकते हैं, कोई बना बनाया प्लान का कॉपी है उसके ऊपर ले सकते हैं, और चाहे पेपर पेन के ऊपर ले सकते हैं, लैपटॉप के ऊपर बता सकते हैं, या बोर्ड के ऊपर बता सकते हैं, चाहे जिसकी किसी भी माध्यम से कंफर्टेबल है उस माध्यम से आप बताइए। और पांचवा लास्ट पार्ट है क्लोजिंग। और प्रेजेंटेशन में जितना ओपनिंग अच्छा और क्लोजिंग अच्छा, आपका प्रेजेंटेशन उतना ही शानदार बेहतर रहेगा। तो क्लोजिंग के टाइम पे डिसीजन के बारे में, निर्णय के बारे में बताना है तो आप अपना क्लोजिंग इस तरीके से कर सकते हैं कि सर मैडम यदि जीवन में यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय करना हो तो आप 2 विकल्प मैं आपको बता रहा हूं, तो आप 2 विकल्प में से कौन सा विकल्प चुन के निर्णय करेंगे। कोई सामान्य व्यक्ति के राय के ऊपर, कोई या कोई एक्सपर्ट की राय के ऊपर आप निर्णय करेंगे। क्या बोलेंगे लोग, किसी एक्सपर्ट की राय को सुनेंगे। तो बोलिए कि आपको सर बताते हुए खुशी हो रही है कि आज इस व्यवसाय के विषय में दुनिया भर के एक्सपर्ट लोग, सफल लोग दिल खोलकर बात कर चुके हैं। आज हमारी गवर्नमेंट और विश्व के महान और सफल लोग जैसे कि बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, डोनाल्ड ट्रंप, रॉबर्ट कियोसाकी जैसे एक्सपर्ट लोग इसे 21वीं सदी का व्यवसाय कहते हैं। तो आज एक्सपर्ट लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसके बारे में खुल के बात कर रहे हैं। तो आप एक बार और सोच के देखिए कि
ना करने से क्या कोई फायदा होगा? क्या ना कहने से मेरे आपके पैसे बचेंगे? वो पैसे तो ऑलरेडी वैसे ही कोई ना कोई दुकान में, मॉल में, किराने की स्टोर पे जा रहे। तो ना कहने से कोई फायदा नहीं है और हाँ कहने से कोई नुकसान नहीं है। तो चलिए सर, हम इस बिजनेस को साथ में मिलकर इस व्यवसाय की धमाकेदार शुरुआत करते हैं। तो इस तरीके से अपना क्लोजिंग पार्ट को थोड़ा सा रख सकते हैं। तो कुछ हाईलाइट बताने का कोशिश मैंने आपको किया कि कैसे प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, कौन से 3 तरीके हैं जिससे हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। बाकी जीटीएस बीओपी में लगा लगाया सिस्टम है, बस जाके हमें अपना वहां पे बैठना है। और जब भी जीटीएस बीओपी में जाओ तो सबसे पहला कोशिश ये कीजिए जितना हम आगे बैठ सकते हैं उतना आगे बैठ के प्रेजेंटेशन को सुने। अपना मोबाइल को साइलेंट रखे और ये 2 से 3 घंटे का बोल के देना है, बीच में खड़े नहीं होना है। छोटी छोटी बातों को हमें फॉलो करना है, डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। तो ये था हमारा तीसरा पार्ट। और अभी आखिरी पार्ट जो फोर्थ स्टेप है कि आपने लिस्ट भी बनाया, इनवाइट भी किया, प्रेजेंटेशन भी बनाया, और आखिरी स्टेप है जिसको बोलते हैं अति महत्वपूर्ण, वो है फॉलोअप। तो फॉलोअप क्या है? मैं आसान शब्दों में आपको फॉलोअप के बारे में बताऊं, फॉलोअप और कुछ भी नहीं है। फॉलोअप बस एक ही सिंपल शब्द है जिसका एक हिंदी में मैं अनुवाद करके आपको बताता हूँ। फॉलोअप मतलब एक ही चीज कि अभी जिसको आपने प्रेजेंटेशन दिखा उसको अगर कोई सवाल है, कुछ समझ में नहीं आया, तो उसका सोल्यूशन करना, बस यही चीज को आसान शब्दों में हम बोलते हैं फॉलोअप। फॉलोअप और कुछ भी नहीं है। उसने प्रेजेंटेशन देखा, कुछ सवाल है, जाके बैठ के उसका सोल्यूशन करेंगे, इट इज फॉलोअप। और फॉलोअप इंस्टेंटली करना है, 24 से 48 घंटों के अंदर करना है। क्यों? क्यों करना है? क्योंकि इसका एक इंप्रेशन अच्छा रहता है। इंप्रेशन मतलब आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लो कि अगर आप किसी बाइक पे जा रहे हैं, 100 की स्पीड से आप बाइक पे जा रहे हैं, आपने आगे रोड के ऊपर कोई एक्सीडेंट देखा, वहां पे एक डेड बॉडी को देखा, तो सोच के देखिए आपका बाइक का स्पीड जो 100 के ऊपर जा रहा है वो सीधा कम होके सीधा 50 के ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और कितने टाइम तक? सिर्फ 24 से 48 घंटे, वापस 100 के ऊपर चला जाएगा। तो जो भी घटना हमने देखा उसका इंप्रेशन हमारे दिमाग में 24 से 48 घंटों तक रहता है। तो वैसे ही हमने किसी को प्रेजेंटेशन बताया, जीटीएस में बताया, 1-to-1 प्रेजेंटेशन या होम प्लान में बताया, तो सामने वाले के दिमाग पे वो घटना का, वो प्रेजेंटेशन का इंप्रेशन भी 24 से 48 घंटों तक रहता है। तो और उसी टाइम में हमें अपना फॉलोअप को करना है, क्योंकि लोहा जब गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए। तो जितना हो सके उतना जल्दी 24 घंटों के अंदर, 48 घंटों के अंदर फॉलोअप को करना है। और आज इस बिजनेस में 95% सेल्स जो क्लोज नहीं हो पाते, बस एक ही रीजन है कि उसका सही टाइम पे फॉलोअप नहीं हो पाया। और फॉलोअप के लिए कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहूंगा कि फॉलोअप हमेशा गेस्ट के घर पे जाके ही करना है। उसके लिए प्रायर अपॉइंटमेंट लेके नहीं जाना है। धक्के खाने पड़े, 5-10 धक्के खाना पड़े तो खाना है, तो घर पे जाके ही फॉलोअप करना है। मोबाइल पे कभी भी फॉलोअप नहीं करना है। छोटी चाहे छोटी छोटी बात है। बहुत सारे लोग मोबाइल पे बोलते हैं अच्छा कल प्रेजेंटेशन देखा, कैसा लगा, कब मिल सकते हैं? वो बोलेगा 20 साल के बाद, तो क्या करेंगे? तो कभी भी धक्के खाने से डरिए मत इस बिजनेस के अंदर। तो रूबरू जाइए, मिलिए, उनके साथ बैठिए। और सभी कभी कभी जरूरत के हिसाब से सीनियर को अपलाइन को लेके जाइए। और जब भी सीनियर को अपलाइन को लेके जाए तो एक सिस्टम बता रहा हूँ, एबीसी सिस्टम जो बोलते हैं, उस सिस्टम से फॉलोअप करना चालू करिए। तो एबीसी में क्या होता है? ए का मतलब होता है कि सीनियर, बी का मतलब होता है इंट्रोड्यूसर, जो जिसने गेस्ट को इंट्रोड्यूस किया था वो बताया था, और सी का मतलब होता है गेस्ट। तो समझ के लीजिए कि हमारा रोल क्या है फॉलोअप के अंदर। हमारा रोल है एक बी, हम इंट्रोड्यूसर है, हमने किसी गेस्ट को बताया है, तो हम अपने सीनियर को गेस्ट के पास लेके जाते हैं, गेस्ट से परिचय करवाते हैं। तो जो भी बातचीत करना है वो गेस्ट हमारा सीनियर के साथ बात करेगा और सीनियर गेस्ट के साथ बात करेगा। तो हमारा काम फॉलोअप में जब सीनियर को लेके जाते हैं तो हमारा काम क्या है? सिर्फ दोनों को मिलवाना, दोनों का परिचय करवाना, यही काम हमारा है। और जब सीनियर बात कर रहे हैं तो हमें, हमारा रोल क्या है? शांति से बैठ के सुनना, सीखना कि हमारे सीनियर क्या बात कर रहे हैं, कैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई प्रश्न आ रहा है तो कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल कर रहे हैं, वो सारी चीजों को सीखना, यही चीज है फॉलोअप। और सबसे पहला फॉलोअप में जब जाते हैं तो केयरफुली सब उसके सवालों को सुनिए और उसके बाद उसके जरूरत के हिसाब से एविडेंस बताते जाइए। और इसके अलावा गेस्ट को मैं सिंपल भाषा में बता दूं, गेस्ट को सिर्फ 2 ही तरह का डर रहता है। कि सबसे पहला डर होता है कि फेलियर का, जो कि शायद पास्ट में कुछ एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा कि जिसकी वजह से शायद वो निर्णय लेने में थोड़ा सा डर रहा है। तो फियर ऑफ फेलियर गेस्ट को रहता है, तो उसके सामने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना है। और इसके साथ दूसरा सवाल ये होता है कि मैं इस काम को कर लिया तो लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे? तो मेनली फॉलोअप में यही चीज का कॉन्फिडेंस हमें देना है कि मैं तेरे साथ हूं, बिंदास अब शुरू कर सकते हैं।
आज कंपनी 11 साल का कंपनी का तजुर्बा हमारे पास है। आज कंपनी मैनेजमेंट का 150 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हमारे पास है। आज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट आज हमारे पास है। और मैं तेरे साथ में हूँ, पूरा सिस्टम लगा हुआ है, डरने का जरूरत नहीं, हम दोनों मिलकर इस काम को शुरुआत करते हैं। डरने का जरूरत नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। और लोग क्या कहेंगे, तो लोगों के बारे में तो उनको बता सकते हैं कि जब काम को शुरू करते हैं किसी भी काम को, तब भी लोग बोलते हैं। जैसे अगर मैं बताता हूँ कभी कभी कि जब इस काम को हमने शुरू किया था, तब लोग बोलते हैं कि देखना ये कंपनी भाग जाएगी, ये होता है वो होता है। लोग उस टाइम पे भी बताते थे कि ये क्यों नहीं करना। और जब सक्सेस हो जाते तो वही लोग हमें बताते हैं, हमें तो पता था तेरा तो हो जाएगा, तू तो निकल जाएगा। तो आज लोग दोनों तरफ बोलते हैं। पहले कुछ अलग बोलते हैं, जब सक्सेस हो जाते तो अलग बोलते हैं। तो आज सबसे पहला ये दो चीजों के ऊपर गेस्ट को कॉन्फिडेंस देना है। और आज थोड़े से कॉमन सवाल क्या आते हैं उसके ऊपर शॉर्ट में अगर बात करूं, तो समय का कमी है तो मैं शॉर्ट में बात करूंगा कि मेनली घुमा फिरा के इतने ही तो सवाल आते हैं यार। कंपनी बंद हो गई तो आप बता सकते हैं कि आज कंपनी को चलते चलते 11 11 12 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आज कौन सा कंपनी बंद होगा जो प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है। तो आज कंपनी के पास जितना भी सर्टिफिकेशन है वो सारा सर्टिफिकेशन ऑलरेडी है। तो आज लिस्टेड कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिस्ट में। तो आज कौन सा वो कंपनी बंद होने का चांसेस नहीं। और सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि कंपनी को चलते चलते 11 12 साल हो गए। तो अगर कोई भी जोल जाल वाला कंपनी होता तो कितना चलता, 1 साल 2 साल 3 साल, ज्यादा से ज्यादा 5 साल। आज कंपनी को चलते चलते 11 साल हो चुके हैं, यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि कंपनी बंद नहीं हो सकती। कंपनी अभी तो चलेगी, अभी तो चलना चालू किया, आने वाले टाइम में कंपनी दौड़ेगी। और कुछ दो तीन ऐसे कॉमन सवाल होते कि मेरे पास पैसा नहीं है, टाइम नहीं है। एक एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, कि अगर कोई बताता है पैसा नहीं है, कॉमन सवाल है, हर जगह पे सबसे पहला यही कॉमन सवाल आता है, पैसा नहीं है, लोग बोलते हैं। तो आप बोलिए सर, आपकी बात से मैंने भी जब शुरू किया था तो मेरा भी यही हालत था, पर मुझे कुछ चीजें बताई गई तो वो भी मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। जैसे अगर मैं आपको जहां तक समझ पा रहा हूं, तो आप ये बताना चाहते हैं कि अगर आपके पास पैसे होते तो आप इस काम को जरूर शुरू करते, राइट और रॉन्ग सर? तो क्या बोलेगा, अभी नहीं है पर होता तो मैं कर देता। तो आप उनको पूछिए, अगर सर आपके पास पैसे होते तो आप इस काम को क्यों शुरू करते? उल्टा एक सवाल और पूछिए, वो सोचने लगेगा कि अगर पैसे होता मैं करता तो क्यों करता। वो अपना कारण अपना रीजन बता सकता है। तो बताइए उसके बाद कि सर आज हमें इस काम को इसीलिए करना है, पैसों का बंदोबस्त आज इसीलिए करना है कि आने वाले टाइम में हम अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल, बच्चों को एक अच्छा जिंदगी, एक अच्छा फ्यूचर, अच्छा करियर हम दे सकते हैं। इसीलिए आज पैसों का बंदोबस्त करना है। और आज पैसे नहीं है इसीलिए तो शुरू करना है। और अगर आज अगर शुरू कर लिया तो आने वाले 3 4 साल मेहनत कर लिया तो जिंदगी में कभी ये बोलने का जरूरत नहीं होगा कि मेरे पास पैसे नहीं है। और अगर मान लिया आज अगर पैसे नहीं है, पर अगर मैं एक चीज में बिलीव करता हूं कि अगर आज ठान लिया तो सर पैसों का बंदोबस्त अभी हो सकता है। 2 4 फोन लगा लिए तो पैसों का बंदोबस्त अभी हो सकता है अगर आपने ठान लिया तो। और अगर आज एक बात और बताना चाहता हूं कि आज इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सर मुझे बताइए कि क्या पैसे कहाँ अलग इन्वेस्टमेंट करने का जरूरत है। जो चीजें हम बाजार से खरीदी करते हैं वही तो पैसा, तेल पाउडर टूथपेस्ट साबुन शैम्पू क्रीम्स, वही तो पैसे यहाँ से इन्वेस्ट करना है, मतलब लगाना है। मतलब सिर्फ दुकान ही तो बदलना है, खरीदी का आदत ही तो बदलना है। इसमें अलग से पैसा इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं। तो वैसे ही वो पैसा हमारा कोई मॉल में, किराने की दुकान में, डीमार्ट में या कहीं पे, वैसे ही वो पैसा तो जा रहा है, वही पैसे को तो हमें यहाँ पे लगा के चीजों का खरीदी करना है, दुकान को ही तो बदली करना है। तो ऐसे ऐसे आप आंसर कर सकते हैं। कोई बोलता है टाइम नहीं है, तो मतलब सर मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, अगर आपके पास टाइम होता तो आप इस बिजनेस को जरूर करते। तो बोले बाद में कि सर अगर आप इस बिजनेस को, अगर आपके पास टाइम होता तो आप इस बिजनेस को क्यों करते। सवाल उनको पूछिए, अब वो बोलेगा क्यों करता, वो जवाब देगा कि अगर इस काम को करना है। तो आज सर एक चीज और बताना कि पैसा अरेंज करना पड़ता है और टाइम को मैनेज करना पड़ता है। और अगर आज ये टाइम मैनेज कर लिया तो आने वाले हमारे थोड़े थोड़े टाइम से हमारी फैमिली को एक अच्छा जिंदगी मिल सकता है, हमारे बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर मिल सकता है। तो सर आज थोड़ा थोड़ा टाइम को मैनेज करना चाहिए। और कौन से टाइम को मैनेज करना है सर, कि जो वेस्ट हो रहा है वही टाइम को इन्वेस्ट करना है। और सर एक किताब पढ़ा था, उसके अंदर एक चीज बताया गया था कि आज हर एक इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। सोच के देखिए सर, आज भी कैलकुलेट करके देखेंगे तो हमारे पास 4 घंटे वैसे ही वेस्ट हो रहे हैं। अगर उस 4 घंटे में सिर्फ 2 घंटे हमने इन्वेस्ट कर दिए तो हम, अगर मैनेज कर लिया जाए तो एक अच्छा करियर, एक अच्छा फ्यूचर हम बना सकते हैं। जैसे कि अगर 10 घंटा हम अपना काम के ऊपर देते हैं, आज 8 घंटा सोने के लिए देते हैं, 2 घंटा हमारा डेली का काम के लिए देते हैं, तो आज 20 घंटे हमारे पास ये सारे कामों में चले जाते हैं, तो 4 घंटा वैसे भी बचता है। और सर देखिए देखिएगा
कि आज वो 4 घंटे में से ज्यादातर समय हमारा आज मोबाइल के ऊपर या टेलीविजन के ऊपर या कहीं गप्पे मारने में चला जाता है, तो वही उसमें से वो जो 4 घंटे बचते हैं उसमें से सिर्फ 2 घंटा अगर हफ्ते में 2-3 दिन अगर इन्वेस्ट कर दिया जाए, तो सर आने वाले टाइम में बहुत बड़ा फ्यूचर, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा एक अच्छा लाइफस्टाइल अपना फैमिली के लिए दे सकते हैं। तो इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। जो बोलते हैं सोच के बताऊंगा, तो आप बोलिए कि सर सोच के बताना बहुत अच्छी बात है। तो आज मैं जितने लोगों को मिला, तो दो तरह के लोग होते हैं। पहला जो सोच के सोचते रहते हैं, निर्णय नहीं लेते, अगर वैसे लोग हैं तो उनका निर्णय कोई और लोग लेते हैं। और अगर सोच के बताना है, सोच के करना है, ये अच्छी बात है, पर सोच के करना क्या है, निर्णय ही तो करना है सर। तो निर्णय किस चीज के ऊपर करना है, तो सर यहाँ पे देखिए, निर्णय करने के लिए आदमी क्या सोचता है कि मेरा नुकसान तो नहीं होगा ना, तो यही तो चीज देखता है। तो आप मुझे सोच के बताइए कि सर यहाँ पे अगर निर्णय हाँ में किया, तो क्या कोई नुकसान जाएगा? जो पैसा दिया सामने प्रोडक्ट मिल रहा है, तो खोने के लिए कुछ है नहीं। और अगर हाँ किया तो कोई लॉस करने का कोई चांस नहीं है। तो ना बोलने में कोई फायदा नहीं है और हाँ करने से कोई नुकसान नहीं है। तो सर निर्णय आज करना चाहिए कि नहीं? वैसे बता सकते हैं। कोई बोलता है इंटरेस्ट नहीं है, तो बोलिए सर आज इंटरेस्ट नहीं, वो बात सही है, पर इंटरेस्ट कब आएगा? जब समझे, जब इस बिजनेस को गहराई में जाके थोड़ा सा समझेंगे, समझ में आएगा। जैसे आज अगर शायद हम गोल्फ के बारे में नहीं जानते, कबड्डी के बारे में नहीं जानते, तो शायद उस काम में, उस गेम को देखने में हमारा इंटरेस्ट नहीं बनता। पर अगर उसको थोड़ा सा समझ में आने लगे, तो गोल्फ में भी इंटरेस्ट आएगा, कबड्डी में भी इंटरेस्ट आएगा। तो आज इस काम को समझना इसीलिए है, क्योंकि आज इस काम को समझने से हमारा फैमिली को, हमारे बच्चों को अच्छा करियर दे सकते हैं, और आज हमारे साथ साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगी में एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो सर आज थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट अगर लिया जाए, तो आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी में एक अच्छा सा वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज सर। तो ऐसे जो कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, सवाल आते हैं, उसका इस तरीके से थोड़ा सा आंसर हम बता सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको बताई। और जब फॉलोअप खत्म होता है, तो सबसे पहला फॉर्म आप फिलअप कीजिए, और फिलअप करने के बाद सबसे पहला बोलिए उनको, डॉक्यूमेंट्स मांगिए, और उसके बाद पैसे मांगिए। जब फॉलोअप कंप्लीट हो गया, सवाल का जवाब मिल गया, उसके बाद बोलिए तो सर अच्छा किसके नाम से हम शुरू करेंगे? आपके नाम से, भाभी के नाम से शुरू करेंगे, मम्मी के नाम से, या पापा के नाम से शुरू करेंगे? अगर सवाल उसका रहेगा तो वो बोलेगा। उसके बाद फॉर्म अगर फिलअप कर रहा है, मतलब थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल है, जा सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने के बाद सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स मांगिए, डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड मांगिए, पैन कार्ड बाद में। तो ये डॉक्यूमेंट्स मांगिए, और डॉक्यूमेंट्स अगर दिए, मतलब सब क्लियर है, उसके बाद बोलिए सर अब पेमेंट कैसे करेंगे, कैश करेंगे या ऑनलाइन देंगे? तो ये एक प्रोसीजर है। और इसी चीज को, इस आसान शब्दों को सामने वाले का प्रॉब्लम का सलूशन, या उसको एक हिम्मत देना है, कॉन्फिडेंस देना है, इसी काम को बोलते हैं फॉलोअप। तो बस ये काम को हमें करते जाना है। और एक छोटी बात है, अभी मैं 5 मिनट में मेरा प्रेजेंटेशन को खत्म करूंगा। बस समझ के लीजिए, एक 595 रूल जिसको बोला जाता है। तो अगर जिंदगी में सक्सेस होना है, तो 5% हमारा प्लानिंग होना चाहिए और 95% हमारा एक्शन होना चाहिए। तो इस बिजनेस में 5% क्या होता है और 95% क्या होता है, एक बार बताना चाहता हूं कि 5% जो होता है प्लानिंग, वो होता है हमारा लिस्ट मेकिंग। तो 5% टाइम हमारा प्लानिंग के अंदर, लिस्ट बनाने के अंदर जाइए, और हमारा 95% टाइम हमारा एक्शन के अंदर जाना चाहिए, और वो है कॉन्टेक्टिंग, लोगों को जाके मिलना, प्रोडक्ट बताना, प्लान बताना, प्रेजेंटेशन बताना, बिजनेस बताना, प्रोडक्ट बताना, बिजनेस बताना, प्रोडक्ट बताना। हमारा 95% टाइम एक्शन में, लोगों को कांटेक्ट करने में जाना चाहिए। और लास्ट में 2 पॉइंट, कि अगर इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं, तो दो चीजों का सबसे बड़ा जरूरत है, और वो पहला है फेथ और दूसरा है प्रायोरिटी। एक भरोसा, फेथ। और भरोसा कैसा? जैसे एक बच्चे को एक हमारे ऊपर रहता है, जैसे एक छोटे बच्चे को हम जैसे हवा में अगर ऐसा उछालते हैं, और तो बच्चे को क्या कभी डाउट आता है क्या कि गिर जाऊंगा, कोई कोई नीचे पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा तो क्या होगा? तो उस बच्चे को जैसे हमारे ऊपर भरोसा रहता है, वैसा भरोसा हमें सबसे पहला हमारे ऊपर, हमारे अपलाइन के ऊपर, हमारी कंपनी, हमारे सिस्टम के ऊपर होना चाहिए। और इसके ऊपर आपको एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहता हूं। भरोसा आज जो सिस्टम बोल रहा है, जो अपलाइन बोल रहा है, वो क्यों करना चाहिए? तो कभी कभार एक शुरुआती टाइम में बहुत सारी चीजें शायद कभी कभार समझ में नहीं आती। अपलाइन बोलते हैं हफ्ते में 2 सेमिनार अटेंड करना है, शायद आज समझ में नहीं आता, पर अपलाइन को ये सारी चीजें वहां से होके गुजरे हैं, उनको सारी चीजें समझ में है। तो क्यों बोल रहे हैं, उनको सब पता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, तो उनका हालत क्या होता है, एक एक स्टोरी से लास्ट बताना चाहता हूं। जैसे एक बार बहुत सारे लोगों को एक टास्क दिया गया कि क्रॉस को लेके, हम एक जगह से लेके दूसरी जगह क्रॉस को ले जाना है, और ये हमारा हीरो है, इसको भी ये टास्क मिला। इसने भी काम चालू किया, थोड़ा सा चला। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर यही काम करते हैं, थोड़ा सा एक क्रॉस को लेके चलते, काम को शुरू करते हैं। तो इस हीरो ने भी ये काम किया और बोला
कि लॉर्ड इट्स टू हैवी, प्लीज कट इट डाउन अ लिटिल। ये भगवान ये बहुत भारी है, क्या मैं इसको थोड़ा सा काट सकता हूँ? खुद ही सवाल पूछता है, खुद ही जवाब देता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आज जीटीएस बीओपी में जाना जरूरी है क्या, बहुत बाहर बहुत बारिश है। तो खुद ही सवाल पूछते, खुद ही आंसर देते, नहीं आज नहीं जाएंगे तो चलेगा। तो वैसा ही काम इसने किया, थोड़ा सा खुद ही सवाल पूछा, खुद ही काटा, थोड़ा सा हल्का हुआ, देखिए गुनगुनाते हुए आगे चल रहा है। थोड़ा सा और आगे चला, थोड़ा सा और कीड़ा जागा मन में, भगवान थोड़ा सा और भारी है, क्या थोड़ा सा इसको काट सकता हूं? खुद ही सवाल पूछा, खुद ही जवाब दिया। क्या आज ट्रेनिंग में जाना जरूरी है? नहीं नहीं, नहीं जाऊंगा तो चलेगा, एक ही तो बात करते रहते ट्रेनिंग में। खुद ही सवाल पूछते हैं, खुद ही जवाब देते हैं, थोड़ा सा और काट दिया, भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए जा, लॉर्ड थैंक यू सो मच। वैसे ही आगे चलता रहा है, गुनगुनाते हुए आगे जा रहा है। और एक जगह पे आके ऐसा सिचुएशन हुआ, जो अपलाइन पहले से जानते थे कि हफ्ते के 2 सेमिनार ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे वैसे इस हीरो को टास्क दिया गया था, तो ऊपर वाले ने जो टास्क दिया था वो इसीलिए क्रॉस ले जाना था, क्योंकि एक जगह ऐसा आएगा जहां पे वो क्रॉस का जरूरत पड़ेगा, क्रॉस करने के लिए, उस खड्डे को क्रॉस करने के लिए। तो अब सोच के देखिए ये हमारे हीरो का हालत क्या होगा। जैसे क्रॉस छोटा पड़ा, तो टास्क देते टाइम सबको पता था कि आगे इसका जरूरत पड़ेगा, वैसे आपके अपलाइन को ये सारी चीजों का पता है कि क्या जरूरी है। तो आज आपके अपलाइन जो बताते हैं, भरोसे के साथ विश्वास के साथ इसको करना चालू कीजिए। और लास्ट पॉइंट, कि इस काम को थोड़ा प्रायोरिटी में रख के करिए, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जहां से अपना करियर बन सकता है। तो सबसे पहला, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, शादियों का देश है, टीवी, आईपीएल, बर्थडे, ये सारी चीजें, मूवी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ये सारी चीजें चलती रहती है। गर्मी अपना काम करेगी, ठंडी अपना काम करेगी, बारिश अपना काम करेगी। हमें अपना काम करते रहना है, चलते रहना है, लगे रहना है, टिके रहना है। तो थोड़ा सा प्रायोरिटी के साथ काम करना पड़ेगा। और लास्ट चीज, आखिरी बात बोल के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, जिद है तो जिद है। आज एक चीज समझ लीजिए कि घर में 2 छोटे बच्चे थे, और दोनों बच्चे शैतानी शैतानी कर रहे थे। जैसे ही उसके पापा घर पे आते हैं, एक बच्चे ने रोना चालू किया कि पापा चॉकलेट दिलवा दो। उसका पापा का इतना कंडीशन नहीं था कि उसको चॉकलेट दिलवा पाए, तो वो थोड़ा सा रोया। उसके पापा ने सोचा इसको एक लगा के रख देते हैं, जोर से एक रख देते हैं, तो क्या होगा, थोड़ी देर रोएगा, बाद में चुप हो जाएगा, चॉकलेट दिलाने की जरूरत नहीं है। तो पहले पापा ने क्या किया, एक लगा के रख दिया, थोड़ी देर रोया, शांत हो गया। दूसरे बच्चे ने देखा, वही करना चालू किया, रोना चालू किया। पापा ने सोचा इसको भी यही चॉकलेट देना पड़ेगा, तो पापा ने उसको भी एक लगा के एक रख दिया, उसके उसके गाल के ऊपर एक रख दिया। तो वो बच्चा भी ट्रेनिंग लिया हुआ, डायरेक्ट सेलिंग का डिस्ट्रीब्यूटर, माई लाइफ का डिस्ट्रीब्यूटर, क्या हुआ, जैसे ही एक चाटा पड़ा, जोर जोर से रोने लगा, और फुट फुट के रोने लगा। तो पापा उसकी कंडीशन देख के समझ गए कि इसको दिलवाना तो पड़ेगा, इसको नहीं तो ये साला चुप नहीं होगा। तो उसको ले जाते हैं, चॉकलेट दिलाते हैं, और बोलते हैं 5 वाला एक चॉकलेट बोला, वो वापस बोला 5 वाला नहीं लूंगा, 10 वाला ही लूंगा। इतना मार खाया, अब 5 नहीं अब 10 लूंगा। तो बोले, पापा बोले इसको 10 लो, पर इसको चुप करवाओ। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि लास्ट में चॉकलेट मिला किसको, जिसके पास जिद था उसको ही चॉकलेट मिला, चाहे वो थप्पड़ खा के रोके भी, चॉकलेट उसको ही मिलता है। तो अगर हमारे पास ये जिद है, तो इस बिजनेस में सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। तो आज हमारे पास एक सही प्लेटफॉर्म है, बीज में कितनी भी ताकत है, पर अगर सही प्लेटफॉर्म, सही पानी, सही खाद नहीं मिलता, तो वो बीज का भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। वैसे हमारा डेवलपमेंट एक सही प्लेटफॉर्म नहीं है तो नहीं हो सकता। तो सोच के देखिए, आज हमारे पास सही इंडस्ट्री है, सही कंपनी, सही प्रोडक्ट और सही सिस्टम आज हमारे पास लगा हुआ है। तो आज हम सही जगह पे आ चुके हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। मैं मेरी बात को यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। आप सभी लोगों ने मुझे शांति से सुना, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू निशांत भाई। श्रीकांत जी मेरे को लगता है थोड़ा बिजी है, पर आज का सेशन मेरे हिसाब से बहुत ज़बरदस्त रहा और बहुत कुछ नया सीखने को मिला हमारे डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स को।
तो दिल से धन्यवाद इतना ज़बरदस्त सेशन देने के लिए। और जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, मैं यही विश्वास रखता हूँ कि जो भी आज आपको सीखने को मिला इसको आप अप्लाई ज़रूर करेंगे, क्योंकि खाली सिर्फ सुनने से नहीं होता, इसको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। यही आज निशांत सर ने हमको सिखाया। तो हम लोग अगले हफ्ते फिर दोबारा से मिलेंगे। और फिर से वंस अगेन थैंक यू निशांत सर, बहुत ज़बरदस्त सेशन था, मज़ा आ गया। थैंक यू। थैंक यू सर।